हाँ जी। तो अपना विंटर सीजन में पहला पॉइंट कंप्लीट हो गया था, कोल्ड वेव्स वाला। सेकंड हेडिंग लिखी है मावट। तो पहले तो माउट में इसका मीनिंग देखेंगे, माउट का अर्थ क्या होता है। तो मीनिंग के लिए इसमें लगभग 3 से 4 लाइनें खाली छोड़ के फिर इसमें एक मैप है, उस मैप से इजीली समझ में आएगा। जैसे अफ्रीका, अफ्रीका का जो उत्तरी भाग है, जो कि एक जलीय क्षेत्र आता है। यूरोप और अफ्रीका के बीच में जलीय क्षेत्र को नाम क्या दिया जाता है? भूमध्य सागर। क्योंकि ये दो लैंड पार्ट है, यानी लैंड पार्ट यानी भूमि का हिस्सा है, और भूमि के इन दोनों हिस्सों के बीच में पानी भरा हुआ है, इसको क्या कहते हैं? भू मध्य सागर, भू के मध्य स्थित सागर। मेडिटेरेनियन सी। और यहां से अपन इंडिया की तरफ चलते हैं, तो भारत के अकॉर्डिंग भूमध्य सागर कौन से डायरेक्शन में है? पश्चिम में। तो इंडिया के नॉर्थ वेस्ट वाले पार्ट में, यानी भूमध्य सागर से और इस वाले पार्ट में, अपने पश्चिम की ओर से हवाएं हैं जो विक्षेपित होते हुए यानी इस तरीके से सर्पिलाकार रूप में घूमते हुए पहुंचती हैं। ये काफी अधिक हाइट पर आती हैं, लगभग 6 से 12 किलोमीटर। इनको कहा जाता है जेट स्ट्रीम। और पश्चिम से आने के कारण इनको नाम दिया जाता है वेस्टर्न डिस्टरबेंस, पश्चिमी विक्षोभ। विक्षोभ इसलिए क्योंकि सीधी नहीं आके ये विक्षेपित होते हुए आते हैं, इस तरीके से डाइवर्ट होते हुए। और इन्हीं हवाओं से यानी पश्चिमी विक्षोभ से, और भारत में माउंट होती है मुख्यतः इसके नॉर्थ और वेस्ट वाले पार्ट में। और राजस्थान का भी मुख्यतः यही हिस्सा ही होता है, नॉर्थ वेस्ट, राजस्थान का उत्तरी पश्चिमी भाग। तो इंडिया में जिस भाग में मानसून के दौरान सबसे कम वर्षा होती है, मानसून यानी जून से लेके सितंबर अक्टूबर तक, उसमें मावट में सबसे अधिक वर्षा होती है। तो राजस्थान के भी कम वर्षा किस समय है, किस भाग में होती है? उत्तर और पश्चिमी राजस्थान। और उस एरिया में माउंट के कारण अधिक वर्षा होती है, राजस्थान के उत्तर और पश्चिम। जैसे जैसे हम अरावली को क्रॉस करके ईस्ट में जाएंगे, माउंट का इफेक्ट कम होगा। लेकिन साल भर की वर्षा में माउंट का योगदान काफी कम है। तो काफी कम है, इसका मीनिंग अधिक वर्षा वाले स्थान वो होंगे जो मानसून वाले होते हैं। बाकी माउंट वाली चाहे भले ही राजस्थान के उत्तर पश्चिम में कितनी भी वर्षा हो, वो उसको एरिड कंडीशन से बाहर नहीं निकाल पाएगी। क्योंकि साल भर की कुल वर्षा में मावट का इफेक्ट केवल 10% होता है। इसका मीनिंग 90% राजस्थान में वर्षा कौन सी होती है? मानसून सीजन में, यहाँ साउथ वेस्ट मानसून से। तो माउट का इफेक्ट कम रहता है, लेकिन कम रहते हुए भी भारत के कौन से भाग में अधिक है? नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट वाले पार्ट का मीनिंग है कि इंडिया के नॉर्थ में जम्मू एंड कश्मीर, और इसी से ही एक भाग अलग हुआ है, लद्दाख। इसके साथ अपना हिमाचल वाला पार्ट, हिमाचल एंड उत्तराखंड। फिर पंजाब, और पंजाब से अलग हुआ स्टेट हरियाणा। और एक पार्ट लेंगे अपन नॉर्थ वेस्ट राजस्थान, उत्तरी पश्चिमी राजस्थान। तो अपने लिए इसमें इंपॉर्टेंट है उत्तरी पश्चिमी राजस्थान, नॉर्थ वेस्ट राजस्थान वाला पार्ट। तो एक तो सामान्य सा मीनिंग की माउट क्या होती है, तो भूमध्य सागर से पश्चिमी विक्षोभों के द्वारा आने वाली वर्षा को शीत ऋतु में क्या कहा जाता है? मावट कहा जाता है। तो ये वेस्टर्न डिस्टर्बेंस।
वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जिनको जनरली हम जेट स्ट्रीम भी बोलते हैं। तो एक तो हमने वो डेफिनेशन के अंदर किस एरिया से आती है ये भी कवर करना है, भूमध्य सागर से। किसके द्वारा आती है ये भी कवर करना है, पश्चिम विक्षोभ। किस समय आती है, शीत ऋतु में, यानी जब समय होता है तब, दिसंबर से लेकर लगभग मार्च के बीच की जो वर्षा होती है, यानी प्री मानसून से पहले तक की वर्षाएं मावठ में काउंट होती हैं। कई बार अप्रैल में आती हैं, तब भी यही आता है न्यूज़पेपर में, पश्चिमी विक्षोभों से और राजस्थान में वर्षा हुई। तो कई बार ये अप्रैल मई तक भी कई बार एक्टिव हो जाते हैं। जैसे जिस टाइम हम फसल काटते हैं मार्च में या अप्रैल में, उस समय भी एक्टिव रहते हैं। यस, यहाँ से यही तो बता रहे हैं, तो 10% बारिश ही हो पा रही है इससे। बाकी 90% अरब सागर। इससे वर्षा कम क्यों होती है? क्योंकि डिस्टेंस अधिक है तो ह्यूमिडिटी बहुत कम होती है। और ये उतनी, अगर हिमालय नहीं होता तो ये भी नहीं रुकती, आगे निकल जाती। ये भी हिमालय यहाँ बैरियर के रूप में है। इस कारण ये विंड्स हैं, ये कंटिन्यूस यहाँ बढ़ती रहती हैं। तो इनका मुख्य कारण आने का यहाँ टेम्परेचर अधिक होना और लो एयर प्रेशर होना इनका कारण नहीं है। क्योंकि एक पेटी होती है, एक बेल्ट होता है, यहाँ पश्चिम पछुआ पौने चलती है इस बेल्ट में, जिनकी डायरेक्शन जनरली वेस्ट टू ईस्ट की होती है। और ये चलती तब है जब विंटर सीजन होता है। क्योंकि जैसे ही समर आएगा तो ये जो विंड्स होती हैं जेट स्ट्रीम, ये हिमालय के ऊपर शिफ्ट हो जाती हैं और ये एरिया हमारा लो एयर प्रेशर हो जाता है। और फिर समुद्र की ओर से हवाएं चलती हैं समर सीजन के अंदर। तो समर के अंदर ये जेट स्ट्रीम क्यों नहीं हो पाती? क्योंकि समर में ये नदन की तरफ शिफ्ट हो जाती है। वर्षा होने के दो कारण होते हैं, मैक्सिमम या ह्यूमिडिटी को बढ़ा दो या टेम्परेचर को लो कर दो। या मुख्य कारण टेम्परेचर लो होना। टेम्परेचर को जैसे ही आप कम करोगे तो हवाएं फैलेंगी या सिकुड़ेंगी? टेम्परेचर कम होने से हवाएं सिकुड़ेंगी और ह्यूमिडिटी आपस में पार्टिकल्स ऐड होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो वर्षा करवाने के लिए दो चीजें जरूरी होती हैं, या तो ह्यूमिडिटी को बढ़ाओ, ये पॉसिबल नहीं हो तो टेम्परेचर को कम कर दो। अब हिमालय में वर्षा सर्दियों में स्नोफॉल क्यों होता है? टेम्परेचर कम होने के कारण। और टेम्परेचर कम होने के कारण जो विंड्स होती हैं, ह्यूमिडिटी पार्टिकल्स होते हैं, वो बर्फ में कन्वर्ट होकर स्नोफॉल होता है। किसमें? हाड़ौती में? तभी तो अधिक वर्षा होती है। मैक्सिमम ह्यूमिडिटी नहीं हो पाती ना भाई। किसी भी एरिया में 100% ह्यूमिडिटी होगी तो ही बारिश होगी। अब 100% ह्यूमिडिटी अपने को डिजिटली तरीके से एटमॉस्फेयर में दिखती नहीं है भाई। अपने ये तो दिखता ही नहीं है कि वायुमंडल में अच्छा 99 हो गई, अब 100 होने वाली है, अब बारिश के पहले बूंद गिरेगी। मीनिंग ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। अब आप कह रहे हो कि ह्यूमिडिटी उसकी आवश्यकता क्यों पड़ती है, वो 100 खुद क्यों नहीं हो रही, यही कह रहे हो ना भाई। इस साइड में कारण ह्यूमिडिटी अधिक नहीं हो रही है, इस साइड में टेम्परेचर कम हो रहा है। अकेला कारण आर्द्रता नहीं है। मैंने अभी बताया वर्षा होने के दो कारण होते हैं, तो ह्यूमिडिटी मैक्सिमम कर लो या टेम्परेचर कम कर दो। तो टेम्परेचर कम करने से पार्टिकल्स नजदीक आ जाते हैं, वर्षा हो जाती है। अब जैसे आंधी से वर्षा क्यों हुई? क्या आंधी में इतनी आर्द्रता थी क्या? टेम्परेचर कम हुआ है। क्योंकि आंधी आते ही जो धूल, जो ह्यूमिडिटी के पार्टिकल्स थे, वो नजदीक आ जाते हैं। और एक आंधी आती है उसके साथ भी ह्यूमिडिटी आती है। तो एक तो अपनी एटमॉस्फेयर की ह्यूमिडिटी है वो जुड़ना स्टार्ट होती है, क्योंकि अचानक टेम्परेचर कम होता है। टेम्परेचर कम होने का मीनिंग है हवाएं सिकुड़ती हैं एक बार, और उसमें ह्यूमिडिटी भी नजदीक आती है। इस कारण जो जल की बूंदे हैं या जो जल वाष्प है, वो धीरे धीरे बूंदों में कन्वर्ट होकर बारिश होना स्टार्ट होगा। तो उसका मुख्य कारण टेम्परेचर एक बार कम होना। तो हमेशा ह्यूमिडिटी अधिकतम कारण नहीं, वर्षा के दो कारण माने जाते हैं, ह्यूमिडिटी का मैक्सिमम हो जाना या टेम्परेचर का कम हो जाना। सर्दियों के अंदर आपने देखा होगा कि जो पत्ते वगैरह होते हैं, उन प्लांट के ऊपर वो पानी कहाँ से आता है? रात को टेम्परेचर कम हो गया था,
तो जो वायुमंडल की आर्द्रता और जो नमी थी वो धीरे धीरे पानी की बूंदों में कन्वर्ट होके और पत्तों के ऊपर ओस की बूंदों के रूप में नीचे आ जाती। तो टेम्परेचर कम होने के कारण, वो ह्यूमिडिटी बढ़ी नहीं थी रात को, वो कम होने के कारण हवाएं सिकुड़ी और उसके कारण ह्यूमिडिटी के जो पार्टिकल्स हैं वो धीरे धीरे बूंदों में कन्वर्ट हो जाते हैं। जेट स्ट्रीम देखो 1945 के आसपास ये अपना जापान वाला जो यही वाला हिस्सा था एशिया का, इसके ऊपर मित्र राष्ट्रों ने अटैक किया था। तो यहाँ जेट विमान बम गिरा के और वापस जा रहे थे। तो ये उस जोन से वापस जा रहे थे जहाँ पे मुख्यतः जेट स्ट्रीम एक्टिव रहती है, यानी पश्चिम की ओर से हवाएं चलती हैं। ये जेट विमान उसके अपोजिट जा रहे थे और जेट विमानों की हाइट लगभग 6 से 12 किलोमीटर यानी जेट स्ट्रीम विंड्स वाले एरिया में थी। और जेट स्ट्रीम विंड्स की स्पीड होती है 120 से और लगभग 200 किलोमीटर प्रति घंटा। 120 से लगभग 200 किलोमीटर 180 के आसपास मानते हैं। और उस समय के जेट विमानों की गति भी यही थी। अब जैसे विंड्स की स्पीड है और वो जेट विमान की स्पीड है, तो इसका मीनिंग विंड के फ्लो के कारण जेट विमान है वो अपना बैलेंस नहीं बना पाए। तो उनको लगा कि जापान ने मैग्नेटिक जो पावर है वो डेवलप कर ली कि विमान उड़ेगा और उसको खींच के ले जा रहे हैं वो। तो उन्होंने अपना जो ब्लैक बॉक्स है उसमें संदेश दिया कि हम अपना बैलेंस खो रहे हैं, हमें लग रहा है कि जापान वापस खींच रहा है। और इतने में बाद में वो क्रैश हो गए बैलेंस बिगड़ने के कारण। तो ब्लैक बॉक्स में 1945 के बाद पता चला कि उसमें संदेश था कि हमें जापान अपनी तरफ खींच रहा है। तो 45 के युद्ध के बाद जापान से पूछा, भाई वो पावर बताओ जिससे तुमने जेट विमानों को खींचा है। तो जापान ने कहा मेरे पास ऐसी कोई पावर नहीं है। फिर सीआर रोसबी ने 19 एक क्लाइमेटोलॉजिस्ट थे सीआर रोसबी, तो सीआर रोसबी के द्वारा 1947 में फाइंड आउट किया गया कि 6 से 12 किलोमीटर की हाइट पर और लगभग मध्य अक्षांशों में एक तीव्रगामी हवाएं चलती हैं हाइट पे। तो उन हवाओं के बारे में बताया, वो हवाएं होती हैं वैसे पश्चिमी हवाएं, यानी पछुआ पौने कहा जाता है वेस्टर्लीज विंड्स। और हाइट वाली उन विंड्स को नाम दिया गया जेट स्ट्रीम, क्योंकि उनको फाइंड आउट उन जेट स्ट्रीम की घटनाओं के बाद में किया गया, उन जेट विमानों की घटना के बाद फाइंड आउट किया गया। इस कारण इनको नाम दिया जाता है जेट स्ट्रीम। तो वेस्टलीज वैसे तो बोलते हैं वेस्टर्लीज पछुआ पौने या पश्चिमी विक्षोभ, लेकिन जेट विमानों के उनके जो जैसे क्रैश हुए या वो घटनाएं जो हुई उसके बाद उनको फाइंड आउट किया गया। इस कारण इस थ्योरी में आता है जेट स्ट्रीम। ये मॉनसून से जुड़ी हुई एक थ्योरी भी आएगी आपके इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ोगे तो अभी तक की सबसे ऑथेंटिक थ्योरी यही है। और मॉनसून थ्योरी के रूप में इसको दिया गया था पी कोटेश्वरम के द्वारा। पी कोटेश्वरम भारतीय मौसम विभाग के अध्यक्ष रहे हुए हैं। तो पी कोटेश्वरम में ने जेट स्ट्रीम थ्योरी मॉनसून थ्योरी दी हुई है, जबकि सीआर रोसबी ने जेट स्ट्रीम विंड्स के बारे में बताया हुआ। तो जेट स्ट्रीम विंड्स को सबसे पहले फाइंड आउट किसने किया था? सीआर रोसबी, इन्होंने ये नाम दिया था। और जेट स्ट्रीम जो सिद्धांत दिया हुआ है मॉनसून को लेकर, वो पी कोटेश्वरम ने, जो इंडियन ज्योग्राफी में पढ़ोगे आप, वो अलग है। यस। सबसे कम पानी है यहाँ चूरू में, कोई कोई नदी नहीं है यहाँ पर। जैसलमेर में तो फिर भी नदी है, झीलें हैं वहाँ। चूरू के अंदर वनस्पति सबसे कम किस जिले में है? चूरू के अंदर। जब हम वेजिटेशन बढ़ेंगे तो एक कारण मिट्टी नहीं है सिर्फ, मुख्यतः यहाँ पे जो विंड फ्लो है, एटमॉस्फेयर के अंदर किसी प्रकार की नमी नहीं होती इसके आसपास। जबकि आप जैसलमेर के पास में देखो, जैसलमेर के पास पाकिस्तान का सिंध आता है और सिंध में सिंधु नदी बहती है, तो उसका इफेक्ट भी होता है। तो निकटतम ह्यूमिडिटी वाला एरिया है उसके सिंध पंजाब वाला एरिया। जबकि चूरू जिसमें है उसके आसपास नदियां सिर्फ नाम को ही लिखी जाती हैं, किताबों में लिखी हुई है, धरातल पे एक भी नहीं मिलेगी। जैसे कांतली लिखी हुई है, तो हम कांतली के बारे में जितना पढ़ते हैं उतनी तो कांतली बहती ही नहीं है। यानी पढ़ते ज्यादा है, तारीफ ज्यादा करते हैं और उतनी विशेषता उसकी मिलेगी नहीं अपने को। जैसे मैं लिखाऊंगा कांतली मुख्यतः राजस्थान में लंबाई इसकी 100 किलोमीटर, और मैंने अपने बचपन से आज तक नहीं देखा कांतली को कभी बहते हुए। मैं शेखावाटी से ही हूँ। नदी वाला चैप्टर करवाने के बाद आपके क्वेश्चन यही रहेंगे कि सर इतनी नदियां हैं फिर भी राजस्थान इतना सूखा है। तो नदियां सिर्फ किताबों में है, धरातल पे कम बची। तो इसका ये पश्चिमी विक्षोभ क्या है, पहले तो ये डायग्राम बनाई, फिर 2-3 लाइनें इसमें एक बार स्पेस छोड़ दीजिए। मीनिंग इस डायग्राम के अकॉर्डिंग ही लिखेंगे, या पहले मीनिंग लिखोगे?
मीनिंग लिख दो। शीत ऋतु में, ऋतु की कंडीशन लिख दीजिए। शीत ऋतु में भूमध्य सागर से शीत ऋतु में भूमध्य सागर से पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा आने वाली वर्षा को मावट कहा जाता है। शीत ऋतु में भूमध्य सागर से पश्चिमी विक्षोभ यानी जेट स्ट्रीम, पश्चिमी विक्षोभ ऑब्लिक करके जेट स्ट्रीम भी लिख सकते हो। शीत ऋतु में पश्चिमी भूमध्य सागर से, शीत ऋतु में भूमध्य सागर से पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा आने वाली वर्षा या होने वाली वर्षा को मावट कहा जाता है। विंटर सीजन रेनफॉल, विंटर सीजन रेनफॉल which comes from Mediterranean Sea, winter season rainfall which comes from Mediterranean Sea through western disturbance, through western disturbance or jet stream is known as Mavat. Winter season rainfall which comes from Mediterranean Sea through western disturbance is known as या is called Mavat. शीत ऋतु में भूमध्य सागर से पश्चिमी विक्षोभ के द्वारा आने वाली वर्षा को मावट कहा जाता है। अब जरूरी नहीं एग्जाम में पूरे शब्द एक साथ काम में ले, एग्जाम में सिर्फ एक शब्द को भी काम में ले सकता है। शीत ऋतु की वर्षा को क्या कहा जाता है? आंसर मावट। भूमध्य सागर से आने वाली वर्षाओं को क्या कहा जाता है? मावट। पश्चिमी विक्षोभों के द्वारा होने वाली वर्षा को, तो एग्जाम में एक आधा शब्द भूल जाओ तो कोई समस्या नहीं है उसमें। अगर कोई भी आधा एक शब्द के ऊपर भी लिखा होगे तो भी ठीक है, और सारी याद हो तो अच्छी बात है कि शीत ऋतु में होने वाली वर्षा होती है जो भूमध्य सागर से और पश्चिमी विक्षोभों के द्वारा आती है, वो मावट होती है। अब उस मावट का एक तो टाइम पीरियड क्या है, तो अभी लिखा ना शीत ऋतु, तो हमारे इसका टाइम माना जाता है लगभग दिसंबर, जनवरी, फरवरी और मार्च। इंडिया में मार्च तक शीत ऋतु का इफेक्ट होता है। अपन तो लगभग लिखते हैं दिसंबर से और फरवरी, लेकिन इन वर्षाओं का प्रभाव मार्च तक रहता है, और अप्रैल और मई में अपने प्री मानसून एक्टिव हो जाते हैं। तो नेक्स्ट लाइन में लिखिए टाइम या समय, मावट का समय, समय में लिख दीजिए दिसंबर से मार्च। टाइम ऑफ मावट या विंटर सीजन रेनफॉल, और आगे डेस करके दिसंबर टू मार्च, दिसंबर से मार्च। फिर लिखिए प्रभावित क्षेत्र, अफेक्टिव रीजन, प्रभावित क्षेत्र, प्रभावित क्षेत्र में लिखिए उत्तरी पश्चिमी राजस्थान, क्योंकि अपने को राजस्थान के अकॉर्डिंग लिखना, इंडिया के अकॉर्डिंग इस मैप में आ जाएगा आपके। अफेक्टिव रीजन नदर्न वेस्टर्न राजस्थान, उत्तरी पश्चिमी राजस्थान। ब्रैकेट में जिले लिखिए श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ एंड बीकानेर। वो जिले जहां सर्दियों में अपने मुख्यतः गेहूं का उत्पादन अधिक होता है। प्रभावित क्षेत्र उत्तरी पश्चिमी राजस्थान, नदर्न वेस्टर्न राजस्थान। ब्रैकेट में लिखिए श्री गंगानगर, हनुमानगढ़ एंड बीकानेर, यानी मोस्टली उत्तरी भाग ज्यादा प्रभावित होता है, तो उसमें श्री गंगानगर को अंडरलाइन कर दीजिए। ये सीक्वेंस के अकॉर्डिंग है, पहले गंगानगर फिर हनुमानगढ़ बीकानेर। अब सर्दियों में अपने फसलें कौन सी होती हैं, खरीफ या रबी? तो आगे हमारा एक चैप्टर आएगा एग्रीकल्चर को लेके, जिसमें आप पढ़ोगे कि मानसून के टाइम पीरियड में जो फसल होती है, मानसून के टाइम पीरियड वाली को खरीफ कहते हैं और सर्दियों वाली को, और रबियों जो रबी फसल है उसमें इस समय अपने यहाँ राजस्थान में उत्तरी भाग में गेहूं अधिक बोया जाता है। एक तो चावल तो खरीफ में होता है, तो इस समय गेहूं होता है, सरसों होती है, लेकिन सरसों में बहुत अधिक वर्षा की आवश्यकता नहीं होती। तो ये जो वर्षा होती है ये मुख्यतः गेहूं को ज्यादा लाभ देती है, क्योंकि पंजाब में गेहूं है, हरियाणा में गेहूं है, वेस्टर्न यूपी में गेहूं है, पश्चिमी यूपी। आगे आगे की ओर जाओगे तो फिर गन्ना अधिक मिलेगा आपको, लेकिन गन्ना खरीफ में होता है फिर।
तो यूपी में भी इस समय, वेस्टर्न यूपी में भी गेहूं होता है, राजस्थान में भी इस एरिया में मुख्यतः गेहूं होता है। इस कारण कहा जाता है इस वर्षा का जो फायदा होता है वो मुख्यतः रब्बी को होता है, और रब्बी में भी मेनली व्हीट क्रॉप्स को, गेहूं को होता है। इस कारण इसको कहा जाता है गोल्डन ड्रॉप्स, यानी स्वर्णिम बौछार, क्योंकि गेहूं का रंग कैसा होता है, गोल्ड जैसा होता है, इस कारण इसको गोल्डन ड्रॉप्स भी कहा जाता है। तो ये जो आपने लिखा प्रभावी क्षेत्र, उसके बाद में लिखेगा लाभान्वित फसलें, बेनिफिशियरी क्रॉप्स। प्रभावित क्षेत्र के बाद में लिखो लाभान्वित फसलें, बेनिफिशियरी क्रॉप्स, और आगे डैश करके लिख दो रबी क्रॉप्स, ब्रैकेट में लिख देना मैक्सिमम वेट। लाभान्वित फसलें, उसके आगे लिखिएगा लाभान्वित फसलों में रबी क्रॉप्स, रबी फसलें, रबी क्रॉप्स के आगे ब्रैकेट में लिखे वेट, गेहूं, ब्रैकेट में वेट लिख दीजिए। इसका मीनिंग माउट के द्वारा सर्वाधिक लाभान्वित फसल कौन सी है, गेहूं। उसको लेके नीचे नोट में एक लाइन लिखेंगे अपन कि माउट के द्वारा सर्वाधिक लाभान्वित फसल गेहूं है, इस कारण मावट को गोल्डन ड्रॉप्स भी कहा जाता है, यानी इसके कारण गोल्ड जैसे जो क्रॉप्स है वो अधिक होते हैं। हालांकि बीकानेर आजकल अपने काला गेहूं और बोने लग गए, तो पहले तो हम बोल दिया करते थे कि कैसा रंग है, कि गेहुआ रंग है, तो अब गेहूं का रंग काला भी होता है, जिसको बोला गया है नब्बी mg मरु गेहूं। नब्बी mg का मीनिंग यही होता है, मरु गेहूं। तो आगे क्रॉप्स में बात करेंगे अपन। हालांकि गेहूं का रंग जनरली हम गोल्ड ही मानते हैं। तो ये तो उसकी क्या है, हाइल्डिंग वैरायटीज तैयार की गई है जिसमें उसका कलर परिवर्तित करके ब्लैक कलर में कन्वर्ट कर दिया गया। तो जस्ट नीचे ये जो लिखा लाभान्वित फसल, इसके जस्ट नीचे नोट में एक लाइन लिखे मावट के द्वारा सर्वाधिक लाभान्वित फसल गेहूं है, सर्वाधिक लाभान्वित फसल गेहूं है, इस कारण इसको गोल्डन ड्रॉप्स भी कहा जाता है। या गोल्डन ड्रॉप्स चाहे पहले लिख दो कि माउट को गोल्डन ड्रॉप्स कहा जाता है क्योंकि इसके द्वारा सर्वाधिक लाभान्वित फसल गेहूं है। मीनिंग दोनों का एक ही। मावट के द्वारा गेहूं की फसल सर्वाधिक लाभान्वित है, या गेहूं को सर्वाधिक लाभ प्राप्त होता है, इस कारण इसे गोल्डन ड्रॉप्स भी कहा जाता है। इस कारण इसे गोल्डन ड्रॉप्स भी कहा जाता है। तो मावट इज आल्सो नोन एज गोल्डन ड्रॉप्स because wheat is most beneficiary crop through Mawat. Because wheat is most beneficiary crop through Mawat, क्योंकि गेहूं मावट के द्वारा सर्वाधिक लाभान्वित है। तो ये चाहे पहले लिख दो चाहे बाद में बता दो। कई बार ये इस नाम से देंगे आपको, गोल्डन ड्रॉप्स के नाम से। तो गोल्डन ड्रॉप्स के नाम से देते हैं तो पहले तो ये बताना होगा गोल्डन ड्रॉप्स है क्या, मावट, और फिर मावट की डेफिनेशन आपने जो पहले लिखी है वो लिखना होगा कि गोल्डन ड्रॉप्स मावट को कहा जाता है जो पश्चिमी विक्षोभों से भूमध्य सागर से शीत ऋतु में आने वाली वर्षा है, और इनसे सर्वाधिक लाभान्वित फसलें कौन सी हैं, गेहूं, जिनका टाइम पीरियड मुख्यतः दिसंबर से और मार्च के बीच में होता है। अब ये डायग्राम बनाइए। तो अफ्रीका के ऊपर मेडिटेरेनियन सी, भूमध्य सागर, इधर से चलने वाले जो विंड्स फ्लो है वो पश्चिमी विक्षोभ, ये भारत के सेंस में लिखे हुए हैं पश्चिमी विक्षोभ, यानी वेस्टर्न डिस्टर्बेंस।
डिस्टरबेंस के रूप में आती हैं, सीधी नहीं आके सर्पिलाकार रूप में, जिनको हम जेट स्ट्रीम भी कहते हैं। और भारत में जो लाभान्वित राज्य होते हैं भारत के उत्तर पश्चिम वाले राज्य होते हैं, जैसे जम्मू एंड कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल उत्तराखंड, पंजाब हरियाणा एंड नॉर्थ वेस्ट राजस्थान। अपने लिए ये इंपॉर्टेंट। तो माउट में ज्यादातर ऑप्शन ये क्या करते हैं, सदर्न सदर्न इंडिया वाले दे सकते हैं। जैसे माउट से मुख्य लाभान्वित राज्य कौन सा है, तो 3 सदर्न में से देंगे और एक नॉर्थ वेस्ट में से देंगे। या कौन सा राज्य लाभान्वित नहीं होता, तो कर्क रेखा के नीचे वाले लाभान्वित नहीं होंगे, इसके नीचे वाले। और इंडिया के ईस्ट की ओर बढ़ते बढ़ते लाभान्वित राज्य कम होते जाएंगे। इसका मीनिंग मोस्ट इफेक्टिव रीजन होता है इंडिया का नॉर्थ वेस्ट पार्ट, उत्तरी पश्चिमी भारत, जहां जनरली मॉनसून से वर्षा कम होती, मावट से अधिक होगी। यही तो मैंने बताया था थोड़ी देर पहले, मैंने कहा कि पछुआ पवनों का एरिया होता है, यहाँ टेम्परेचर कारण नहीं होगा। ये विंड्स बेल्ट होते हैं, जैसे कि आपने ज्योग्राफी में पढ़ा होगा, 3 पवने जो स्थायी होती हैं, व्यापारिक पवने, पछुआ पवने और ध्रुवीय पवने। तो ये पछुआ पवनों का जोन होता है। तो उन विंड्स फ्लो के कारण जो स्थिर पवने होती हैं, जो टेम्परेचर और एयर प्रेशर की जो वायुदाब पेटियां होती हैं वैश्विक आधार पे, इसके लिए आप एक वर्ल्ड ज्योग्राफी के अंदर एक टॉपिक पढ़ोगे, विंड बेल्ट या एयर प्रेशर बेल्ट्स। एक वायुदाब पेटी पढ़ोगे, उसके बाद में विंड्स आता है, एक टॉपिक आता है फिजिकल ज्योग्राफी में। ग्रेजुएशन हो गया, 11th 12th ज्योग्राफी है, उसमें आता है टॉपिक। 11th क्लास की बुक में एक पार्ट आता है जियोमॉर्फोलॉजी, सेकंड आता है क्लाइमेटोलॉजी, तीसरा आता है ओशियोनिग्राफी। तो पहले में तो आता है भूगर्भ, जो पृथ्वी से रिलेवेंट जो जानकारियां हैं, इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ अर्थ, भूकंप, ज्वालामुखी, चट्टाने, अपर्दन अपक्षय। सेकेंड पार्ट आता है आपका वायुमंडल और विंड्स। उस विंड्स वाले में दी हुई हैं तीनों पवने, जिसमें ट्रेड विंड्स, वेस्टर्लीज विंड्स और पोलर विंड्स। व्यापारिक पवने, पछुआ पवने, ध्रुवीय पवने। तो ये पछुआ पवनों का एरिया होता है जो पश्चिम से पूर्व की ओर। तो फिर ये गर्मियों में क्यों कहाँ चली जाती हैं, तो गर्मियों में ये ऊपर की ओर शिफ्ट हो जाती हैं, हिमालय के नदन की तरफ। नहीं आएगा, या तो जेट स्ट्रीम या पश्चिमी विक्षोभ। अच्छा, आप लिख सकते हो क्या, ये क्या लिख सकते हो, लेकिन क्वेश्चन में पछुआ पवन नहीं लिखा हुआ आएगा, क्योंकि पछुआ पवन अपने आप में एक बहुत ब्रॉड कॉन्सेप्ट हो जाता है फिर। कौन सी? पश्चिम इस ओर भी आती हैं, व्यापारिक पवनें आती हैं, अपोजिट आती हैं। तो इसके लिए आपके वर्ल्ड ज्योग्राफी ये 2 टॉपिक अच्छे से कवर किए हुए होने चाहिए। मीनिंग आप जो कह रहे हो ना कि इस साइड से क्यों नहीं आ रही, उस एक क्वेश्चन मार्क में 2 टॉपिक हैं। उन 2 टॉपिक का नाम अभी जैसे मैंने बताया, एक तो विंड्स पवने और एक वायुदाब पेटी। तो ये दोनों टॉपिक क्लियर होने चाहिए, उसके बाद समझ में आता है। और वो 2 टॉपिक अभी तुरंत बताना इम्पॉसिबल है। अच्छा, स्टूडेंट ऑनलाइन वाले जो एलिनो और लानिनो वाले क्वेश्चन पूछ रहे हैं, वो एलिनो लानिनो मानसून की एक थ्योरी पढ़ोगे आप इंडियन ज्योग्राफी में, तो ज्यादा डिटेल में आपके वहां आएगा। तो आजकल राजस्थान ज्योग्राफी से अपन स्किप कर देते हैं। पहले जनरली अपन नोट्सों में लिखवाते थे, तो आपके पास जो नोट्स हैं उसमें एलिनो और लानिनो जहां लिखा हुआ है जिन स्टूडेंट्स के, वो वहां ब्रैकेट में लिख देना इंडियन ज्योग्राफी, क्योंकि वहां पूरी थ्योरी आएगी वो। यानी कुछ एक चीजें जो बार बार रिपीट होती हैं आपके सब्जेक्ट में। भाई इंडियन ज्योग्राफी आपके पढ़ी होती है तो एलिनो नानिनो की आप बात ही नहीं करते। अब नहीं पढ़ी हुई और नोट्सों में वो लिखा हुआ है पुराने वालों में, तब अपने क्वेश्चन मार्क आता है एलिनो नानिनो कहाँ गई, यहीं पर है। इंडियन ज्योग्राफी जब पढ़ोगे उसमें रिपीट होंगे।
हाँ जी, ये कंप्लीट हो गए हैं यहाँ तक। अब अपने साल भर की वर्षा में एक योगदान होता है अपना मावट का। तो नेक्स्ट लाइन में लिखिएगा, राजस्थान की वार्षिक वर्षा। ये माउंट वाला जो डायग्राम बनाया उसके जस्ट नीचे नोट में लिख दीजिए पॉइंट, क्योंकि वार्षिक वर्षा में सिर्फ एक ऋतु की बात नहीं, पूरे वर्ष की बात होती है। क्या चीज? वर्स्टी का मीनिंग क्या होता है? यहां जो शब्द यूज किए गए हैं, वर्ष्टी, वर्ष्टी का मीनिंग होता है वर्षा। जिस क्षेत्र में अधिक हो रही है वो नहीं होती है वो। मावट से नहीं, वर्षा की मात्रा से होते हैं, रेनफॉल स्केल से संबंधित होते हैं। जैसे भारत के पश्चिमी घाट, पश्चिमी घाट के पश्चिम में अतिवृष्टि होती है और इसके पूर्वी भाग में अनावृष्टि या वृष्टि छाया क्षेत्र। वृष्टि छाया का मीनिंग भी ये होता है कि वृष्टि यानी वर्षा का नहीं होना, रेनफॉल शेडो जोन और हेवी रेनफॉल जोन। तो अतिवृष्टि और अनावृष्टि ये होता है। तो वह माउंट जहां अधिक हो रही है वो अतिवृष्टि, तो जहां बहुत ज्यादा वर्षा हो जाए वो होती है, और जहां नहीं हो रही है वो अनावृष्टि होती है। अब समस्या ये नहीं है कि अतिवृष्टि अनावृष्टि, समस्या ये है जो कॉन्सेप्ट पढ़े हैं वहां पे अधिक वर्षा को अनावृष्टि और अतिवृष्टि पढ़ा है। तो मीनिंग है वहां आपको उस समय लिखने चाहिए थे अतिवृष्टि का मीनिंग अधिक, अधिक वर्षा। तो वर्षा की मात्रा के बारे में। अब उसको चाहे अत्यधिक वर्षा क्षेत्र का दो, चाहे अतिवृष्टि का दो, चाहे हेवी रेनफॉल जोन का दो, अधिक वर्षा वाला क्षेत्र। अब अनावृष्टि को स्कैंटी रेनफॉल रीजन, न्यूनतम वर्षा क्षेत्र, अल्प वर्षा क्षेत्र, वृष्टि छाया क्षेत्र, या आप वाला अनावृष्टि। कई मीनिंग है। तो राजस्थान की वार्षिक वर्षा, एनुअल लैंडफॉल ऑफ राजस्थान। तो राजस्थान की वार्षिक वर्षा कितने प्रकार की होती है? टू टाइप्स, जिसमें एक तो होती है मानसून, यानी दक्षिणी पश्चिमी मानसून वाली। तो मानसूनी रेनफॉल, मानसूनी वर्षा कितना परसेंट होती है? राजस्थान की कुल वर्षा 90% है। एक होती है शीतकालीन वर्षा। शीतकालीन वर्षा लिख दो इसको, चाहे मावट लिख दो, मीनिंग एक है, विंटर सीजन रेनफॉल। और शीतकालीन वर्षाओं को हम क्या बोलते हैं? मावट, जो कुल वार्षिक वर्षा में योगदान देती है 10%। तो ना तो हमारे यहाँ प्री मानसून होता है ना रेडिएटिंग मानसून होता है। तो वैसे जहाँ पे सभी वर्षा होती है वहां प्री मानसून, मानसून, रेडिएटिंग मानसून। मानसून, मानसून में तीन आ जाती हैं। मानसून के पहले की वर्षा प्री मानसून, मानसूनी वर्षा और रेडिएटिंग मानसून। फिर एक होता है विंटर सीजन मानसून यानी मावट। तो राजस्थान में सिर्फ दो ही होती हैं, एक तो मानसून, ना तो प्री मानसून होता है ना रेडिएटिंग होता है, सिर्फ मानसून, और एक विंटर सीजन मानसून। तो राजस्थान की वार्षिक वर्षाओं में शीतकालीन वर्षा का योगदान या मावट का योगदान कितना है? 10%। और जो मानसूनी रेनफॉल है वो राजस्थान की कुल वर्षा में कितनी है? तो अब ऐसा लिखा जाए कि राजस्थान के मानसून का राजस्थान की वार्षिक वर्षा में सर्वाधिक योगदान है। तो स्टेटमेंट सही है, राजस्थान की वार्षिक वर्षा में मानसूनी वर्षा का अधिक योगदान है, तो सही बात। और विंटर सीजन मानसून का इफेक्ट कम है, तो यह बात भी सही है, क्योंकि वो 10% वर्षा ही मानी जाती है। तो लगभग वार्षिक वर्षा का औसत कितना बताया था मैंने? 57.5 सेंटीमीटर। तो लगभग 52 से 53 सेंटीमीटर होती है मानसूनी वर्षा।
और लगभग 5 से 6 सेंटीमीटर, लगभग 5 सेंटीमीटर यानी 10% वो होती है अपने मावट। तो इसमें एक फैक्ट के तौर पे ये याद रखना कि एनुअल रेनफॉल ऑफ राजस्थान में मानसूनी रेनफॉल 90% एंड विंटर सीजन या मावट 10%। एनुअल रेनफॉल 2 टाइप्स, एक तो मानसूनी टाइप वर्षा और एक होती है विंटर सीजन यानी मावट। जबकि भारत में जनरली कहा जाता है प्री मानसून और रेडिएटिंग मानसून, आने वाला और जाने वाला जो लौटता हुआ मानसून है वो लगभग 23% होता है, 10 और 23 13%। एक तो प्री मानसून और एक रेडिएटिंग मानसून, ये लगभग 10 और 13% यानी 23%। एक होता है मानसून जो इंडिया में 75% वर्षा करवाता है और एक होता है मावट जो कि 2% वर्षा करवाता है। तो भारत में भी जो कुल वर्षा होती है उसमें मावट का योगदान सबसे कम होता है 2%। मानसूनी विंड्स होती है 75%, प्री मानसून और रेडिएटिंग मानसून होता है 23%। तो इस तरीके से इंडिया में भी सबसे कम मावट ही होती है, लेकिन वो इंडिया की टोटल वर्षा में केवल 2%, क्योंकि भारत के बहुत कम हिस्से को प्रभावित करती है। और यहाँ जितना हिस्सा लिखा हुआ है उसमें भी वर्षा की मात्रा काफी कम आती है, जैसे गर्मियों में आती है उससे भी कम वर्षा होती है। तो राजस्थान में वर्षा का मुख्य स्रोत दक्षिणी पश्चिमी मानसून है। तो स्टेटमेंट ठीक है कि मेन सोर्स साउथ वेस्ट मानसून है, क्योंकि 90% बारिश वही करता है। विंटर को जनरली हम क्या मानते हैं, ड्राई मानते हैं। मैंने ज्यादातर क्लाइमेट जोन में यही लिखा है विंटर ड्राई, विंटर ड्राई। तो विंटर ड्राई का मीनिंग विंटर में बहुत कम वर्षा है, इस कारण विंटर को जनरली हम ड्राई मानते हैं। तो ये वाला माउट वाला अपना कंप्लीट हो गया। माउट के बाद में अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स यही था ना। अच्छा, इसमें कौन सा हो गया ना इसमें। तो ऋतुएं आपकी कंप्लीट हो गई हैं। समर सीजन वाला पार्ट, उसके बाद में रेनी सीजन, उसके बाद में ऑटम सीजन, उसके बाद में विंटर सीजन वाला पार्ट। अब चैप्टर का लास्ट पार्ट, अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स। ये पॉइंट है ना, अदर इंपॉर्टेंट फैक्ट्स में पॉइंट फर्स्ट में लिखेगा आइसो हाइट लाइन। आइसो हाइट लाइन का मीनिंग है समवर्षा रेखा। इसमें लिखे आइसो हाइट लाइन समवर्षा रेखा। देखो एग्जाम में इनके मीनिंग तो आपसे नहीं पूछेंगे, क्योंकि लगभग जैसा शब्द लिखा है वैसा सीधा मीनिंग होता है। आपसे जो इंपॉर्टेंट आइसो हाइट लाइन है उनकी लोकेशन पूछी जाती है। प्रीलिम्स टाइप के क्वेश्चन ज्यादा हैं। फॉर एग्जाम्पल जैसे आप जयपुर हो और जयपुर के मैप में आपको रेनफॉल को इंडिकेट करना हो, तो ये एक पॉइंट है रिद्धि सीधी, एक त्रिवेणी बत्ती, एक गोपालपुरा, एक टोंक फाटक। अब जैसे इस हिस्से में वर्षा हुई 50 सेंटीमीटर, त्रिवेणी बत्ती पे सेम 50 सेंटीमीटर, गोपालपुरा पुलिया पे 60 सेंटीमीटर, टोंक फाटक की ओर 50 सेंटीमीटर। तो आपको जो ये 3 पॉइंट है, इन 3 पॉइंट के ऊपर से एक लाइन को मिलाते हुए उसके ऊपर क्या लिखना होता है, 50 सेंटीमीटर। तो इसका मीनिंग एक मानचित्र में या किसी चार्ट पे, चार्ट का मीनिंग है मानचित्र है या मैप, तो किसी मैप या चार्ट में एक समान वर्षा वाले स्थानों को मिलाने वाली रेखाओं को समवर्षा, यानी जहां इक्वल रेनफॉल होता है, एक समान वर्षा होती है, उनको अगर कोई लाइन कनेक्ट कर रही है तो इसको नाम दिया जाएगा समवर्षा रेखा। यानी ए लाइन ऑन ए मैप और चार्ट विच कनेक्ट्स इक्वल रेनफॉल पॉइंट या प्लेसेज इज नोन एज आइसो हाइट लाइन। मानचित्र में एक समान बारिश वाले स्थानों को या वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा को क्या कहा जाएगा, समवर्षा रेखा। मीनिंग समझ में आ गया। जैसा हिंदी में तो एज इट इज जैसा लिखा हुआ है वैसा ही मीनिंग है। समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखा को समवर्षा रेखा। अब जोड़ेगी कहां पर वो, मानचित्र में या चार्ट में। जैसे आप बाहर निकले तो क्या हवा में कोई रेखा दिखाई देगी आपको जिसके ऊपर लिखा हुआ रहेगा 50 सेंटीमीटर, और घर वालों को फोन करे हो कि यहाँ वर्षा हो रही है, घर वाले कहें झूठ, बादलों के ऊपर 55 लिखा हुआ, सॉरी 0 सेंटीमीटर लिखा हुआ है तेरे वाले डायरेक्शन में। तो इसका मीनिंग ये सिर्फ इमेजिनरी लाइंस होती हैं, काल्पनिक रेखाएं होती हैं।
जिनको सिर्फ मैप में इंडिकेट किया जाता है, वास्तव में इनका कोई वैसे महत्व नहीं होता। सिर्फ ये बताने के लिए कि इस एरिया में एवरेज कितनी वर्षा होती है, उसके लिए मैपिंग में इनको ड्रॉ किया जाता है सिर्फ। तो इसमें शब्द लिख के उसका मीनिंग लिखिएगा। मानचित्र या चार्ट में एक समान वर्षा वाले, मानचित्र या चार्ट में एक समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं, मानचित्र या चार्ट में एक समान वर्षा वाले स्थानों को, एक समान वर्षा वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं समवर्षा रेखा कहलाती। ए लाइन ऑन ए मैप और चार्ट a line on a map or chart which connects equal rainfall site लिख दो, चाहे places लिख दीजिए, which connects equal rainfall site or places is known as isoheight line. A line on a map or chart which connects equal rainfall site or places is known as isoheight line. अब राजस्थान में कुछ स्टैंडर्ड आइसोहाइट लाइन है। वैसे तो राजस्थान में वर्षा होती है 0 सेंटीमीटर से लेकर 120 तक। एक माउंट आबू अपवाद को छोड़ दिया जाए तो लगभग 0 से 120 तक। तो अपने यहाँ तो बहुत सारी समवर्षा रेखाएं, 0 सेंटीमीटर भी खींच लो चाहे 120 सेंटीमीटर तक। लेकिन इसमें कुछ स्टैंडर्ड या मानक है सिर्फ उन्हीं को ही। जैसे भारत में देशांतर बहुत सारे हैं, क्या हर एक लॉन्गिट्यूड हमारा मानक है? क्या टाइम को देखा जाएगा तो सिर्फ 82.5 डिग्री वो हमारा स्टैंडर्ड है। तो ऐसे हमारे राजस्थान में कुछ स्टैंडर्ड आइसोहाइट लाइन मानी गई हैं जिनको हमारी बुक्स में या एग्जाम में ज्यादा हाईलाइट करके पूछा जाता है। अब वो आइसोहाइट लाइन कौन कौन से हैं, वो समवर्षा रेखाएं कौन सी हैं? तो फॉर एग्जाम्पल राजस्थान का जैसे अरावली का हिस्सा है, तो अरावली है 40 से 60 के बीच में। तो 40 तो इधर है, 60 इधर है, तो एवरेज क्या निकलेगा अरावली का? तो अरावली के ऊपर हमारे 50 सेंटीमीटर, मिलीमीटर में बोले तो 500 मिलीमीटर आइसोहाइट लाइन किसके ऊपर है? अरावली पर। अब कई बार एग्जाम में स्टेटमेंट आता है कि अरावली यानी 50 सेंटीमीटर आइसोहाइट लाइन राजस्थान को 2 बराबर भागों में बांटती। तो ये स्टेटमेंट सही है या गलत? स्टेटमेंट गलत है। अरावली राजस्थान का कितना परसेंट पार्ट है? 9% पार्ट है। अरावली के पश्चिम में डेजर्ट है, कितना परसेंट? 61%। 61 और 9 70, कितना बचा इधर? वापस वही रिपीट करना है कि अरावली राजस्थान को 2 बराबर भागों में बांटती। यह स्टेटमेंट गलत है भाई। 30 और 60 इक्वल नहीं होते, यह डबल होता है इसका। तो ये स्टेटमेंट एक लंबे टाइम तक गलत लिखा हुआ रहा। अब हिंदी ग्रंथ अकादमी में ठीक हो गया है, लेकिन इस क्वेश्चन को इतने लंबे टाइम तक पूछा गया है कि एग्जामिनर आज भी कई बार उठा के पूछ लेते हैं कि अरावली राजस्थान को 2 बराबर भागों में बांटती है और ये कौन सी समवर्षा रेखा का काम करती है। तो हमें पता है स्टेटमेंट गलत लिखा हुआ है, लेकिन किस रेफरेंस में लिखा हुआ है? अरावली के रेफरेंस में, कि अरावली राजस्थान को 2 बराबर भागों में बांटती है। लाइन तो गलत है, लेकिन किसके रेफरेंस में? अरावली। फिर पूछते हैं ये कौन सी समवर्षा रेखा है, तो उन्होंने अरावली लिख रखा है और फिर पूछ रखा है। तो अरावली अगर क्वेश्चन में मेंशन है तो आंसर क्या देना है? 50 सेंटीमीटर। और एग्जाम में अगर क्वेश्चन में ये मेंशन नहीं है अरावली और सिंपल पूछा गया है कि कौन सी समवर्षा रेखा राजस्थान को 2 बराबर भागों में बांटती है, तब हम आंसर लेंगे 40 सेंटीमीटर। जो नई वाली बुक्स में सब में यही आ गया, हिंदी ग्रंथ अकादमी और राजस्थान अध्ययन 9th क्लास में सब में यही लिखा हुआ है कि 40 सेंटीमीटर आइसोहाइट जो कि अरावली के पश्चिम में होगी, कि 40 सेंटीमीटर आइसोहाइट लाइन डिवाइड्स राजस्थान अप्रोक्सीमेट इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, कि 40 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा राजस्थान को लगभग 2 बराबर भागों में बांटती है। भाई राजस्थान को फिक्स 40 सेंटीमीटर बांट दे 2 इक्वल भागों में, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि राजस्थान कोई केक नहीं है जिसको चाकू का लगा के और बीच में से इक्वल पार्ट्स में डिवाइड कर दें। भाई एक बहुत बड़ा ज्योग्राफिकल रीजन है जिसमें जरूरी नहीं है कि 40 सेंटीमीटर जहां जहां से गुजरे फिक्स 50 और फिक्स 50 इधर हो, अप्रोक्सीमेट 50-50।
तो राजस्थान को लगभग दो बराबर भागों में बांटने वाली 40 सेंटीमीटर। और अरावली कौन सी समवर्षा रेखा का काम करती है? फिर आंसर रहेगा 50 सेंटीमीटर। तो अरावली के जस्ट पश्चिम में आपको जो इंडिकेट करनी है वो 40 सेंटीमीटर। और राजस्थान के पश्चिम की ओर जाते हैं तो यहां पर आती है 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। तो 25 सेंटीमीटर का एक भाग जिसमें बहुत कम वर्षा होती है, उसका पश्चिमी भाग ये शुष्क वाला भाग। तो ये वाला पार्ट एरिड हिस्सा, और इसी जो सामने वाला ये पार्ट है सेमी एरिड। ये अर्ध शुष्क हिस्सा है, और एरिड का मीनिंग क्या होता है? शुष्क डेजर्ट या एरिड डेजर्ट। अब आपको ध्यान होगा एरिड डेजर्ट की डेफिनेशन क्या लिखवाई थी? शुष्क जलवायु की नहीं, जलवायु तो 0 से 20 थी। एरिड डेजर्ट की डेफिनेशन थी 0 से 25, और सेमीरिड की थी 25 से 50। मीनिंग है कि 25 कॉमन आ रहा है, 0 से 25, फिर 25 से 50। तो 25 सेंटीमीटर मरुस्थल को दो बराबर भागों में बांटती है। स्टेटमेंट गलत। 25 सेंटीमीटर आइसो हाइट लाइन डिवाइड्स डेजर्ट इनटू टू इक्वल पार्ट्स। तो टू इक्वल पार्ट नहीं है, एरिड ज्यादा होता है 1 लाख, सामने वाला होता है 75,000 वर्ग किलोमीटर। एरिया लिखवाया था मैंने आपको कि एरिड डेजर्ट का एरिया ज्यादा होता है 75,000, और सेमेरिड सॉरी 1 लाख, और सेमेरिड का होता है 75,000। तो टोटल एरिया 1 लाख और 75,000। तो 25 सेंटीमीटर आइसो हाइट लाइन डेजर्ट को केवल दो भागों में बांटती है, दो बराबर भागों में बांटती है, ये स्टेटमेंट गलत। तो 25 सेंटीमीटर आइसो हाइट लाइन डिवाइड्स डेजर्ट इनटू टू पार्ट्स, केवल डेजर्ट को दो भागों में बांटती है। दो बराबर लिखते ही गलत, तो ये दोनों इक्वल पार्ट नहीं है। एरिड बड़ा होता है 1 लाख, और सेमेरिड 75,000। फिर 40 सेंटीमीटर डिवाइड्स राजस्थान इनटू अप्रोक्सीमेट टू इक्वल पार्ट्स, डिवाइड्स अप्रोक्सीमेट इनटू टू इक्वल पार्ट्स, तो ये राजस्थान को लगभग दो बराबर भागों में बांटती है। तो ये स्टेटमेंट ठीक है। 50 सेंटीमीटर आइसो हाइट लाइन लोकेटेड ऑन अरावली रीजन, 50 सेंटीमीटर अरावली पर स्थित है, जो राजस्थान के पूर्वी मैदान और पश्चिमी मरुस्थल को अलग करती है। तो ये इन दो फिजिकल डिवीजन को अलग करती है, राजस्थान को दो बराबर भागों में नहीं बांटती। तो अरावली को रेफरेंस में लिखना होता है ईस्टर्न प्लेन और वेस्टर्न डेजर्ट के रेफरेंस में। तो ये मैप बना के फिर इन तीन की डेफिनेशन लिखनी है, एक तो 25 सेंटीमीटर आइसो हाइट लाइन, एक 40 सेंटीमीटर, और एक 50 सेंटीमीटर। और ये अपने को पता है कि आप डेजर्ट से और हाड़ौती की ओर जाओगे तो समवर्षा रेखाओं का मान या वैल्यू बढ़ेगी, और आप हाड़ौती से डेजर्ट की ओर जाओगे तो इनकी वैल्यू कम होगी। तो आपको पता है कि 25 किधर आना है डेजर्ट की तरफ, 40 किधर आएगा अरावली के पास, 50 अरावली पर, और बाकी आगे बढ़ेंगे तो अरावली के ईस्ट में मिलेगी वर्षा फिर। तो मैप में एक तो अरावली के बीच में से पॉइंट पॉइंट ऐड करते हुए 50 सेंटीमीटर या 500 मिलीमीटर, तो दो वैल्यूज हैं, एक सेंटीमीटर में और एक ऑब्लिक करके मिलीमीटर। और वो समझ में नहीं है कि क्यों लिखा 500, तो नीचे लिख दो 1 सेंटीमीटर इक्वल टू 10 मिलीमीटर, कि 1 सेंटीमीटर में 10 मिलीमीटर होते हैं। तो जब भी सेंटीमीटर को मिलीमीटर में कन्वर्ट करना हो तो 10 से मल्टीपल करना होता है। तो 50 है तो 500 बोला जाएगा, 40 है तो 400, और 25 सेंटीमीटर है तो मिलीमीटर में 250 मिलीमीटर, 250 मिलीमीटर।
डायग्राम वगैरह बनाने के बाद इसमें फर्स्ट है 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। ट्वेंटी 25 सेंटीमीटर आइसो हाइट लाइन। 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। डेफिनेशन लिखिए इसमें। हाँ, यहाँ से स्टार्ट करेंगे 25, फिर 40, लास्ट में लिखवाएंगे 50। 25 सेंटीमीटर आइसो हाइट लाइन अंडरलाइन करके, यह मरुस्थल को दो भागों में बांटती है। दो भाग इसको अंडरलाइन कर दीजिए। 25 सेंटीमीटर आइसो हाइट लाइन डिवाइड्स डेजर्ट इनटू टू पार्ट्स। 25 सेंटीमीटर आइसो हाइट लाइन डिवाइड्स डेजर्ट इनटू टू पार्ट्स। 25 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा यह मरुस्थल को दो भागों में बांटती है, जो शुष्क मरुस्थल एवं अर्ध शुष्क मरुस्थल है, विच आर एरिड डेजर्ट एंड सेमी एरिड डेजर्ट। जो कौन कौन से, एक तरफ तो एरिड है और दूसरी तरफ सेमी एरिड। वो सिर्फ दो भागों में बांटने का काम करती है। दो समान भाग आ जाए तो स्टेटमेंट गलत है। इस लाइन को एग्जाम में ध्यान से पढ़ना है, क्योंकि अपने वो फर्क भी नहीं लगेगा कि स्टेटमेंट गलत आ गया। आपने वो 25 आते लगेगा डेजर्ट को दो भागों में, तो दो भागों में बांटती है वहां तक ठीक है, दो बराबर भागों में बांटती है वहां गलत रहेगा। नेक्स्ट अगला लिखिए 40 सेंटीमीटर, 40 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा। 40 सेंटीमीटर आइसो हाइट लाइन यह राजस्थान को दो बराबर भागों में बांटती है, या यह राजस्थान को लगभग दो बराबर भागों में बांटती है। अप्रोक्सीमेट शब्द यूज कर सकते हो। 40 सेंटीमीटर आइसो हाइट लाइन डिवाइड्स राजस्थान into approximate two equal parts. 40 centimeter iso height line divides Rajasthan into approximate two equal parts. 40 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा राजस्थान को लगभग दो बराबर भागों में बांटती। अब इस 40 सेंटीमीटर के लिए एक लाइन और आती है। अब जैसे हम देखें अरावली का पश्चिमी वर्षा का स्केल यही तो है 40, और ईस्ट में कितना है 60, और 40 और 60 का एवरेज जो अरावली पर मानते हैं ऑन अरावली। 40 इसका वेस्टर्न पार्ट है, 60 इसका ईस्टर्न पार्ट। तो अरावली का जो वेस्टर्न पार्ट है वो हमारे डेजर्ट का ईस्टर्न पार्ट है। तो 40 सेंटीमीटर राजस्थान को लगभग दो बराबर भागों में बांटती है, और ये पश्चिमी रेतीले मरुस्थल की, क्योंकि हमारा जो डेजर्ट है वो ज्यादा सैंडी डेजर्ट है, रॉकी डेजर्ट कम है, तो ये पश्चिमी रेतीले मरुस्थल की पूर्वी सीमा भी है। तो इसी में एक लाइन और लिखिए। 40 सेंटीमीटर या यह समवर्षा रेखा पश्चिमी मरुस्थल की पूर्वी सीमा है, यह पश्चिमी रेतीले मरुस्थल की पूर्वी सीमा। दिस आइसो हाइट लाइन इज ईस्टर्न बॉर्डर ऑफ वेस्टर्न डेजर्ट। यह समवर्षा रेखा या 40 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा पश्चिमी मरुस्थल की, या पश्चिमी रेतीले मरुस्थल लिख दो, मीनिंग है कि पश्चिमी मरुस्थल की पूर्वी सीमा है। क्यों डेजर्ट की पूर्वी सीमा क्या होती है, जो अरावली की पश्चिमी सीमा, यानी 40 सेंटीमीटर। तो लाइन बोलने में थोड़ी सी अजीब लगेगी, पूर्वी सीमा पश्चिमी सीमा, तो ये पश्चिमी रेतीले मरुस्थल की, तो रेतीला मरुस्थल पश्चिम है और उसका ये ईस्टर्न बॉर्डर है, पूर्वी सीमा है। तो 40 सेंटीमीटर आइसो हाइट लाइन इज ईस्टर्न बॉर्डर
ऑफ वेस्टर्न डेजर्ट, तो ये पश्चिमी मरुस्थल की पूर्वी सीमा है। या यूं कह सकते हो कि अरावली की पश्चिमी सीमा कितने सेंटीमीटर पे है? 40। अरावली की पूर्वी सीमा कितने सेंटीमीटर पे है? 60। और अरावली का एवरेज कितना निकलेगा? 50। एग्जाम में ये ज्यादा आता है। थर्ड वाला और इंपॉर्टेंट लिखिए इसको, नंबर थर्ड में लिखिए 50 सेंटीमीटर आइसो हाइट लाइन, 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा यह अरावली पर स्थित है। 50 सेंटीमीटर आइसो हाइट लाइन is situated on Aravalli region. 50 centimeter ice white line is situated on Aravalli region. 50 centimeter ice white line is situated on Aravalli region. 50 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा अरावली पर स्थित है, या यह अरावली पर स्थित है, जो पूर्वी मैदान एवं पश्चिमी मरुस्थल को अलग करती है, विच डिवाइड्स ईस्टर्न प्लेन एंड वेस्टर्न डेजर्ट, विच डिवाइड्स ईस्टर्न प्लेन एंड वेस्टर्न डेजर्ट, जो पूर्वी मैदान एवं पश्चिमी मरुस्थल को अलग करती है। राजस्थान को बराबर भागों में नहीं बांटती है, दो फिजिकल डिवीजन को डिवाइड करती है। हम अरावली के जनरली पश्चिम में क्या मानते हैं? डेजर्ट। और पूर्व में जनरली क्या मानते हैं? मैदान। तो जो पूर्वी मैदान और पश्चिमी मरुस्थल को अलग करती है, तो ये एग्जाम में ज्यादा आता है अरावली वाला। तो इसमें कई बार अरावली वाले क्वेश्चन इस तरीके से भी पूछा गया है, अरावली कौन सी समवर्षा रेखा है, और क्वेश्चन जो पूछा है उस क्वेश्चन के अंदर लिखा हुआ है मिलीमीटर। और ऑप्शन में कोई यूनिट यूज नहीं की गई है, कोई भी इकाई आगे नहीं लिखी हुई, क्योंकि क्वेश्चन में डिमांड दे दी गई है इकाई की, यानी ये सब आप क्या मानो? मिलीमीटर। अगर ना तो क्वेश्चन में डिमांड दी हुई हो, ना ऑप्शन में हो, तब तो क्वेश्चन गलत है फिर, क्योंकि बिना डिमांड के और बिना ऑप्शन के हम इसमें डिसाइड ही नहीं कर पाएंगे। एक सेकेंड, क्या हुआ? ठीक हो? रूममेट इसके साथ आपके साथ क्या है रूममेट? टेबलेट वगैरह है क्या आपके पास अभी? नहीं, जो कुछ
ठीक, ठीक है, ठीक। तो अरावली की अगर मिलीमीटर के अंदर डिमांड की गई है, तो मिलीमीटर के अकॉर्डिंग अपने को वो रटावर जो रहता है अरावली, देखते ही 50 सेंटीमीटर माइंड में तुरंत आता है। तो कई तो पढ़ते ही इतना ही, अरावली कौन से समवर्षा रेखा आगे पढ़ते ही नहीं है 50। क्वेश्चन की डिमांड आगे तक देखा करो कि अरावली कौन सी समवर्षा रेखा मिलीमीटर में। तो ऐसा इन्होंने एक दो बार फर्स्ट ग्रेड ज्योग्राफी एग्जाम में किया है, यानी स्कूल लेक्चरर वाले एग्जाम में। तो यहाँ आंसर 50 के बजाय क्या होना चाहिए था, 500 मिलीमीटर, क्योंकि डिमांड मिलीमीटर में है। तो राजस्थान में एरिड डेजर्ट और सेमी एरिड डेजर्ट की विभाजक रेखा कौन सी संवर्षा रेखा है मिलीमीटर में। तो एरिड और सेमी एरिड में कौन सी आएगी भाई, डेजर्ट की बात हो रही है, एरिड और सेमी एरिड कौन सी आएगी। वैसे तो 25 सेंटीमीटर, लेकिन मिलीमीटर में डिमांड होगी तो 250 मिलीमीटर। तो एग्जाम में अपने को बिल्कुल रट के नहीं जाना है, समझना है कि डिमांड किस में है। सेंटीमीटर में है तो आपको एज इट इज लिखवाया वो आंसर है 25, और मिलीमीटर में है तो 10 से मल्टीपल कर देना, क्योंकि आपको बताया था मैंने अरावली की मैप के नीचे 1 सेंटीमीटर बराबर है 10 मिलीमीटर। तो 25 को बोलना होगा मिलीमीटर में, तो 10 से मल्टीपल कर देना 250 मिलीमीटर। राजस्थान को अप्रोक्सीमेट दो भागों में डिवाइड करने वाली मिलीमीटर में 400 मिलीमीटर, और सेंटीमीटर में हो तो लिखा हुआ डेटा अपना। अब जैसे समवर्षा रेखाओं की बात की हमने, ऐसे एक पॉइंट और आता है जो चैप्टर का लास्ट पार्ट है अपना, समवायुदाब रेखाएं, आइसोबार लाइन। तो अब हेडिंग डालिए आइसोबार लाइन। नेक्स्ट है आइसोबार लाइन, समवायुदाब रेखाएं। डेफिनेशन लगभग वैसी रहेगी, लेकिन वर्षा की जगह बात किसकी करेंगे, एयर प्रेशर या वायुदाब की बात करेंगे इस बार। तो इसमें लिखे मानचित्र या चार्ट में मानचित्र या चार्ट में एक समान वायुदाब वाले स्थानों को, जैसे उसमें था एक समान वर्षा वाले स्थानों को, इसमें एक समान वायुदाब वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं समवायुदाब रेखाएं कहलाती है। डेफिनेशन लगभग एक जैसे है, सिर्फ वर्षा की जगह वहां क्या लिखना है, वायुदाब। तो मानचित्र या चार्ट में एक समान वायुदाब वाले स्थानों को जोड़ने वाली रेखाएं समवायुदाब रेखाएं कहलाती। ए लाइन ऑन ए मैप और चार्ट विच कनेक्ट्स इक्वल एयर प्रेशर साइट्स या प्लेसेस। ए लाइन ऑन ए मैप और चार्ट विच कनेक्ट्स इक्वल एयर प्रेशर साइट्स आर नोन एज आइसोबार लाइन। यानी मानचित्र या चार्ट में एक समान वायुदाब वाले स्थानों या बिंदुओं को जोड़ने वाली जो रेखाएं होती हैं वो क्या होती हैं, समवायुदाब रेखाएं। अब समवायुदाब रेखाओं का मीनिंग ये है कि वायुदाब रेखाएं हैं वो हमारे हर दिन के टेम्परेचर पे डिपेंड करती हैं, कि टेम्परेचर जितना ज़्यादा होगा एयर प्रेशर वैल्यू उतनी कम होगी, टेम्परेचर जितना कम होगा एयर प्रेशर वैल्यू उतनी ज़्यादा होंगे। तो वायुदाब रेखाओं का मापन वैसे तो फिक्स पॉसिबल ही नहीं है, कहीं टाइम टू टाइम एयर प्रेशर चेंज होता है, एक दिन में भी वायुदाब कई बार चेंज होता है।
लेकिन हमारे वायुदाब रेखाएं दो समय की स्टैंडर्ड मानी गई हैं, एक तो जनवरी की और एक आधा साल निकलने के बाद। तो आधा साल कब निकल जाता है? जून में, तो उसके बाद में है जुलाई। तो एक तो साल के फर्स्ट हाफ जनवरी और एक सेकंड हाफ जुलाई, दोनों में टेम्परेचर में वेरिएशन होता है। भाई आप जनवरी का जो टेम्परेचर देखते हो वो तापमान कम होता है, तो एयर प्रेशर वैल्यू वहां क्या होंगे? ज्यादा। और जनवरी से तुलना करें जुलाई की, तो जुलाई के टेम्परेचर ज्यादा होंगे। जून के बिल्कुल टच में है जुलाई, जून मैक्सिमम टेम्परेचर, तो जुलाई के टेम्परेचर ज्यादा और एयर प्रेशर वैल्यू क्या होंगे? कम। तो अपने जो वायुदाब रेखा है अपने को इंडिकेट करनी है। आइसोबार लाइन मौसम विभाग अपने जो ज्यादा हाईलाइट करता है अपनी बुक्स में जो दी हुई रहती है, उसमें दो समय की स्टैंडर्ड या मानक दी हुई है, जिसमें एक तो दी हुई है जनवरी की। तो जनवरी वाली कंडीशन तो अपने को पता है कि इस समय टेम्परेचर कम और एयर प्रेशर वैल्यू ज्यादा होती है। और दूसरी कंडीशन वायुदाब रेखाओं की आपको दी हुई है जुलाई में। जुलाई में टेम्परेचर कम, सॉरी टेम्परेचर ज्यादा और एयर प्रेशर वैल्यूज वायुदाब कम होता है। अब जनवरी में वायुदाब जो ज्यादा है उसमें दो वैल्यू लिखी जाती हैं स्टैंडर्ड या मानक, 1018 और 1019। अपने को पता है वायुदाब फिक्स नहीं होता, इसे कम भी आ सकता है ज्यादा भी जा सकता है। ये कोई मशीन थोड़ी ना नेचर में, वायुदाब इससे नीचे नहीं आएगा ऊपर नहीं जाएगा। तो इसका मीनिंग ऊपर नीचे जाते हैं, लेकिन ये मानक स्टैंडर्ड ये दो ही माने गए हैं। तो अपने से जब पूछे जनवरी में कौन सी वायुदाब रेखा है राजस्थान में, स्टैंडर्ड या मानक है, तो 1018 और 1019 हैं, सिर्फ दो ही। अब दो क्यों हैं? क्योंकि जनवरी के दिन के तापमान भी कम होते हैं और रात्रि के तापमान भी कम होते हैं। दिन और रात के टेम्परेचर में बहुत ज्यादा वेरिएशन नहीं आता। तो वेरिएशन जब टेम्परेचर में ज्यादा नहीं होगा, अंतर ज्यादा नहीं होगा, तो वायुदाब में भी ज्यादा अंतर नहीं होगा। क्योंकि वायुदाब में अंतर तभी होता है जब टेम्परेचर में वेरिएशन आता है। तो जनवरी में दिन भी ठंडे होते हैं, रात भी ठंडी होती है, तो तापमान में अंतर ज्यादा नहीं है, तो वायुदाब रेखाएं सिर्फ दो मिलेंगी आपको। जबकि जुलाई में क्या होता है, जुलाई मानसून तो आ जाता है, लेकिन ये जून के टच वाला है, काफी गर्म होता है। और मानसून के कारण शाम या रात्रि का टेम्परेचर थोड़ा सा कम हो जाता है। थोड़े कम का होने का मीनिंग ये नहीं है माइनस में चला जाए, थोड़े कम का मीनिंग है दिन का जो टेम्परेचर होते हैं वो ज्यादा होते हैं और शाम के जो टेम्परेचर या रात्रि या सुबह के टेम्परेचर होते हैं वो कम होते हैं तुलनात्मक रूप से। तो दिन और रात के टेम्परेचर में एक ज्यादा वेरिएशन आता है जुलाई में। और ज्यादा वेरिएशन, जब तापमान में वेरिएशन ज्यादा है तो वायुदाब में वेरिएशन ज्यादा होगा। जब तापमान में अंतर ज्यादा है तो वायुदाब में भी अंतर ज्यादा होगा, और वायुदाब में अंतर ज्यादा होगा तो वायुदाब रेखाएं ज्यादा होंगे फिर। तो जुलाई में वायुदाब रेखाएं ज्यादा होती हैं, लेकिन उनकी वैल्यू हमेशा इस वैल्यू से कम रहेगी, क्योंकि एयर प्रेशर यहाँ ज्यादा रहता है। लेकिन ये हैं सिर्फ कितनी, तो ये काउंटिंग में दो हैं, यहाँ डबल रहती हैं चार। लेकिन यहाँ वायुदाब जो भी वैल्यू आएगी वो कम आएगी, 1017-18 तक नहीं जाएगी। जुलाई का अधिकतम वायुदाब 1000 माना जाता है। अधिकतम वायुदाब कितना है? 1000। बाकी जो डिजिट है वो इससे कम है और कंटिन्यूस है। इससे ये तो मैक्सिमम है, तो कम है और कंटिन्यूस है। कंटिन्यूस यानी 999, 998, 997। और यूनिट किसमें है? मिलीबार। सबको मिलीबार में मापा गया। मिलीबार यूनिट और मिलीबार, जैसे वर्षा में मिलीमीटर और सेंटीमीटर दोनों होती हैं, इंच भी बोल सकते हैं, इंच में भी माप सकते हो। तो इसमें यूनिट मिलीबार यूनिट में मापा जाता है। तो ये तो तय हो गया कि जुलाई का वायुदाब ज्यादा होता है। ज्यादा का मीनिंग उसके जो मैथमेटिक्स वैल्यू है वो बड़ी होती है, जैसे 1018 और 1019। जुलाई की मैथमेटिक्स वैल्यू है वो छोटी होती है, 1000 या उससे भी कम होती है, 1000 को क्रॉस नहीं करेगा। तो जुलाई में मैक्सिमम वायुदाब कितना है? 1000। लेकिन यहाँ लाइंस ज्यादा ड्रॉ होती हैं, क्योंकि यहाँ टेम्परेचर में बहुत ज्यादा वेरिएशन होता है, और वेरिएशन टेम्परेचर में होगा तो वायुदाब में भी आएगा। और वायुदाब में वेरिएशन ज्यादा है तो वायुदाब रेखाएं कितनी? चार चाहिए होती हैं, जिसमें मैक्सिमम 1000। तो जनवरी से तुलना करोगे तो ये वायुदाब क्या मिलेगा आपको? कम। लेकिन यहाँ इनकी काउंटिंग ज्यादा होती है। मैक्सिमम 1000 को याद रखो और बाकी कंटिन्यूस डिजिट लिख दो, तो एक रट लो और बाकी उससे कम ही रहेंगे और कंटिन्यूस रहेंगे। तो 999, 998 और 997। एग्जाम में क्वेश्चन ये आता है, या तो इनमें से पूछा जाएगा, तो किस तरीके से होगा? जैसे एक ऑप्शन दिया आपको जिसमें 1018, 1012, 999 और 1000। तो स्टैंडर्ड तो अपने दो ही महीने ना, एक तो जुलाई और एक जनवरी। तो राजस्थान में जुलाई और जनवरी में कौन सी वायुदाब रेखा राजस्थान से रिलेवेंट नहीं है?
तो 1000 पे बात हुई, अपनी 999 पे बात हुई, 1012 पे बात नहीं हुई। ये है तो सही किसी न किसी महीने में, लेकिन जो दो स्टैंडर्ड मंथ लिए हुए हैं जनवरी और जुलाई उसमें नहीं। क्योंकि 1018-19 अगर वायुदाब पहुंचा तो क्रॉस करके ही है ना 1000 को। तो किसी महीने में राजस्थान में तो रहा तो है, लेकिन ये जनवरी और जुलाई का मान नहीं है। तो 1012 निम्नलिखित वायुदाब रेखाओं में से आइसोबार लाइन में से राजस्थान से रिलेवेंट जनवरी में कौन सी वायुदाब रेखा? तो जनवरी में दो ही होती है, 18 और 19। इसमें आंसर कौन सा रहेगा? 1018। और जुलाई माह में राजस्थान से रिलेवेंट सी और डी दोनों ठीक है। तो इस तरीके से हालांकि आज तक क्वेश्चन नहीं आया, इसको क्वेश्चन में दिया गया। फिर जिले पूछे गए कि 999 यानी 999 राजस्थान के कौन से जिलों से जुलाई माह में गुजरती है, या जुलाई माह में 1000 मिलीबार वायुदाब रेखा कौन से जिलों से। तो अपने को इनके जो स्टैंडर्ड जिले हैं वो याद रखने। तो बाकी और जिले उनमें और वायुदाब रेखाएं, लेकिन स्टैंडर्ड इन चार को माना गया। तो इन चार के जिले और जनवरी में इन दो के जिले अपने को याद रखने। तो एक तो ये वैल्यूज याद रखने आपको, जुलाई में कौन सी और जनवरी में कौन सी वैल्यू। और ये वैल्यू बढ़ी क्यों है? तो उसका कारण टेम्परेचर कम होना और एयर प्रेशर वैल्यू बड़ी होना। और यहाँ वैल्यू चाहे काउंटिंग में 4 आ रही है, लेकिन ये वैल्यू क्या है? कम। ये 1000 या उससे भी कम मिलेंगे आपको। तो वायुदाब में दो तरीके से वैल्यू लिख दो, एक तो जनवरी और एक आपके जुलाई। जनवरी के ब्रैकेट में आगे लिख देना टेम्परेचर लो और एयर प्रेशर हाई। और ये टी और एपी के मीनिंग समझ में नहीं आए तो ये ऊपर लिख देना कि टी किसको इंडिकेट करेगा? तापमान को, और एपी एयर प्रेशर या वायुदाब को। और एरो का नीचे होना और ऊपर होना ये तो समझ में आता है ना, कम होना और इसका ये अधिक होना। ये भी नहीं है तो लिख देना एक साइड में अधिक और ये कम। तो इसका मीनिंग टेम्परेचर जब लो होते हैं तो एयर प्रेशर हाई होते हैं, जैसे जनवरी के अंदर 1018 और 19। दो डिजिट है, कंटिन्यूस है, तो एक को रट लो, नेक्स्ट वाला वही है। या मैक्सिमम को रट लो कि मैक्सिमम ये है, और एक और है जो कंटिन्यूस है इसके साथ। तो मैक्सिमम 1019 और कंटिन्यूस है दूसरा, तो ये मैक्सिमम है, इसका मीनिंग वो दूसरा कम मिलेगा इससे। और जुलाई की जो भी वैल्यूज हैं उसमें मैक्सिमम 1000 है, और टोटल 4 लिखनी है, कंटिन्यूस लिखनी है। तो मैक्सिमम 1000 है तो कंटिन्यूस मैक्सिमम 1000, और कंटिन्यूस लिखनी है तो 999, 998, 997। अपने को पहले जनवरी के अकॉर्डिंग मैप में ड्रॉ करना है, इनको मैप में कहाँ से गुजरती। जैसे संवर्षा रेखाओं को भी मैप में ड्रॉ किया था। जनवरी में दो वायुदाब रेखाएं आपने याद की, 1018 और 1019। इन दोनों में कंपैरिजन करो, ज्यादा कौन सा है? ये एयर प्रेशर ज्यादा है, तो इसका मीनिंग यहाँ का तापमान। अब जनवरी में बताओ राजस्थान में तापमान कम कहाँ होते हैं? बताए थे शीत लहरों के टाइम, चूरू में, सीकर में, बीकानेर में। तो राजस्थान के उत्तरी भाग में एयर प्रेशर हाई होता है, क्यों? क्योंकि वहां टेम्परेचर लो होता है। जहां तापमान कम होगा वहां वायुदाब क्या होंगे? ज्यादा। तो राजस्थान में जनवरी के समय किस भाग में वायुदाब जनरली अधिक होते हैं? उत्तरी राजस्थान में। तो ये वाली जो वैल्यू है हमारी 1019, वो यहाँ रहेगी 1019, 1019। इसमें बीकानेर, इसी टच में चूरू डिस्ट्रिक्ट, इसी टच में सीकर, और फिर यहीं से वापस ये बीकानेर की तरफ। फिर जैसे जैसे आप नीचे की ओर आओगे भूमध्य रेखा की ओर, तो तापमान क्या होंगे? इधर तो हिमालय के नजदीक हो ना, तो हिमालय की ओर इस साइड में तो कंडीशन काम करेगी, तापमान कम होना और एयर प्रेशर ज्यादा होना। जैसे जैसे आप इक्वेटर लाइन की ओर बढ़ रहे हो इस साइड में भूमध्य रेखा की ओर, विंटर सीजन या जनवरी में भूमध्य रेखा की ओर बढ़ोगे, तो भूमध्य रेखा की ओर तापमान क्या होंगे?
टेम्परेचर बढ़ेंगे और एयर प्रेशर वैल्यू क्या होगी, कम। तो दोनों में से अगर कम मानना है तो कम कौन सी है, इसका मीनिंग 18 कहीं ना कहीं नीचे शिफ्ट होगी और 19 ऊपर रहेगा। सिर्फ इतना आइडिया अपने को होना चाहिए कि नीचे वायुदाब रेखा कौन सी आएगी, नीचे की ओर टेम्परेचर ज्यादा बढ़ रहे हैं तो एयर प्रेशर वैल्यूज कम होगी, ऊपर की ओर जाओगे टेम्परेचर कम हो रहे हैं और एयर प्रेशर वैल्यू बढ़ेगी, बढ़ेगी तो 1019 और कम होगी तो 1018। तो 1018 जैसलमेर जोधपुर। फिर जोधपुर से एक नया संभाग अलग हटा है पाली, पाली राजसमंद चित्तौड़ और झालावाड़। तो ये 1018 वाली हाड़ौती के एक जिले को क्रॉस करेगी, कौन से वाले पार्ट को, झालावाड़। कुछ मेवाड़ वाले जिले रहेंगे राजसमंद और चित्तौड़, राजसमंद और फिर कुछ मारवाड़ वाले जिले रहेंगे पश्चिमी राजस्थान वाले जैसलमेर, डिवीजन हेडक्वार्टर जोधपुर और इससे अलग हटा पाली। सभी जिले याद रखने की आवश्यकता नहीं होती, कुछ स्टार्टिंग वाले याद कर लो, जैसलमेर जोधपुर और पाली, फिर आगे मेवाड़ को क्रॉस करते हुए झालावाड़। तो इन सब जिलों में लगभग ये वैल्यू ही मानी जाती है, लेकिन इसमें स्टैंडर्ड जो बताए गए अपने को वही बताने होते हैं और एग्जामिनर भी वही पूछेगा। और इनमें वायुदाब रेखा लगभग कितनी, 1019, और बीच में जो राजस्थान है उसमें 1018 19 दोनों मिक्सअप मानी जाती है। तो जिले सभी नहीं, सिर्फ स्टैंडर्ड ही बताने होते हैं। क्या भारत के सभी देशांतरों के जिले याद किए जाते हैं क्या, सिर्फ 82.5 डिग्री के स्टैंडर्ड के याद किए जाते हैं। तो इसमें आपको स्टैंडर्ड स्टिक याद रखना है। अब ये 1019 ऊपर क्यों रखी, उसका कारण है कि हिमालय की तरफ टेम्परेचर कम और एयर प्रेशर वैल्यू ज्यादा होती है। और नीचे की तरफ 18 को क्यों रखा है, क्योंकि भूमध्य रेखा की तरफ टेम्परेचर ज्यादा और एयर प्रेशर लो होता है। तो ये टेम्परेचर को कंपैरिजन करके रखा हमने। तो राजस्थान में जनवरी में अधिकतम वायुदाब या एयर प्रेशर किस भाग में होता है, तो आंसर रहता है राजस्थान के नदन पार्ट में होता है। और जनवरी माह में राजस्थान में न्यूनतम वायुदाब किस क्षेत्र में होते हैं, तो न्यूनतम वायुदाब होते हैं सदर्न वेस्टर्न राजस्थान की तरफ। न्यूनतम वायुदाब यानी ज्यादा ताप जनवरी में। तो लो एयर प्रेशर यानी 1018 और हाई एयर प्रेशर इसमें कौन सा है, 1019। भाई यहाँ हाई और लो का मीनिंग इन दोनों में कंपैरिजन करना है। तो 1019 हाई एयर प्रेशर है दोनों में से, इसका मीनिंग वहां टेम्परेचर लो रहेगा। और जनवरी में लो टेम्परेचर यानी शीत लहर वाली, मैंने कुछ समय पहले ही लिखवाया आपको, कोल्ड वेव्स वाले बीकानेर चूरू और सीकर, फिर वापस से बीकानेर की ओर। तो बीकानेर चूरू सीकर 1019 और नीचे की ओर आओगे 1018 में मारवाड़ वाले जिले जैसलमेर जोधपुर पाली, फिर दो मेवाड़ वाले राजसमंद चित्तौड़ और एक हाड़ौती की ओर से क्रॉस करना है झालावाड़, फिर एमपी की तरफ कंटिन्यूस। वन 1018 मिलीबार, यहाँ पे भी एक जगह यूनिट लिख देना मिलीबार। तो इन चीजों को आप रटने का प्रयास नहीं करेंगे, 1019 कौन से जिलों से, कॉन्सेप्ट को समझने का प्रयास करें कि दोनों वैल्यूज में से बड़ी कौन सी है 1019 से। तो बड़ी है इसका मीनिंग वहां का टेम्परेचर जनवरी में क्या होगा, कम होगा। और कम तापमान वाले जिले हमारे चूरू सीकर और बीकानेर। और फिर जैसे जैसे नीचे इक्वेटर लाइन की ओर आओगे टेम्परेचर बढ़ेगा और एयर प्रेशर वैल्यूज कम होंगे। और कम कौन सी है यहाँ, 1018, जिसमें पहले पश्चिमी राजस्थान के कुछ जिले जैसलमेर जोधपुर पाली, ये याद हो जाते हैं कि मेंस में नहीं आते क्वेश्चन, प्रीलिम्स तक। तो 2 या 3 जिलों का लगभग आइडिया होना चाहिए, तो जहाँ डिस्ट्रिक्ट ज्यादा हो और जहाँ जिले ही 2-3 हो तो वो याद रखने ही पड़ेंगे, जैसे इस वाले याद रखने पड़ेंगे आपको। फिर ऐसा ही एक मैप आपका जैसा जनवरी पे बनाया ऐसा एक जुलाई पे भी होगा। अब जुलाई में बताइए वायुदाब रेखाएं कितनी हैं, 4 हैं। अधिकतम कितना है, 1000 मिलीबार। ये एयर प्रेशर जुलाई का मैक्सिमम एयर प्रेशर है।
और मैक्सिमम एयर प्रेशर है, इसका मीनिंग यहाँ का टेम्परेचर लोवेस्ट है, सबसे कम है। तो जुलाई में आपको क्या लगता है, जुलाई एक गर्म महीना है ठंडा महीना? गर्म महीना है। और उस गर्म महीने में तापमान कम किस जगह के हैं? सिरोही या माउंट आबू। इसका मीनिंग ये एयर प्रेशर हाई है वहां का 1000। और कारण वहां का इक्वेटर लाइन वाला काम नहीं करेगा, हाइट कारण है वहाँ। जैसे मैंने आपको ग्रीष्म ऋतु में कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स लिखवाए थे, वहां लिखवाया था कि ग्रीष्म ऋतु में राजस्थान का सबसे ठंडा जिला सिरोही और स्थान के तौर पे माउंट आबू। उसके नीचे कारण लिखवाया था कि टेम्परेचर और हाइट है वो एक दूसरे के इनवर्स होते हैं, अपोजिट होते हैं। जब हाइट बढ़ेगी तो सिरोही की ओर सामान्यतः अपने वायुदाब अधिक होते हैं। वायुदाब अधिक होने का कारण जुलाई में वहां तापमान कम होता है। तो जुलाई के अंदर अधिकतम वायुदाब किसका है? सिरोही का, क्योंकि वहां का टेम्परेचर सबसे कम है। तो 1000 मिलीबार अपने सिरोही में। सिरोही से इधर टूरिज्म डिस्ट्रिक्ट उदयपुर, उदयपुर से प्रतापगढ़ और झालावाड़। तो इस पे जो डिस्ट्रिक्ट रहेंगे आपके, इसमें एक तो रहेगा सिरोही, साथ में टूरिज्म डिस्ट्रिक्ट उदयपुर, उदयपुर के साथ इसमें प्रतापगढ़, और प्रतापगढ़ के साथ झालावाड़। जुलाई में जैसे जैसे आप डेजर्ट की ओर बढ़ोगे तो तापमान कम होंगे या ज्यादा? भाई जोधपुर जैसलमेर की ओर जाने पर टेम्परेचर बढ़ते हैं अपने जुलाई के अंदर, और टेम्परेचर बढ़ते हैं तो वायुदाब में कम होगा। तो वायुदाब कंटिन्यूस जैसलमेर की ओर जाने पर, जब सिरोही से कम वायुदाब जालोर में, जालोर से कम वायुदाब अपने बाड़मेर, और बाड़मेर से कम वायुदाब जैसलमेर। तो ये जैसलमेर वाली और बीकानेर, अनूपगढ़ या गंगानगर वाली ये वैल्यू है 997 मिलीबार। बाड़मेर की ओर आओगे तो 998, जालोर की ओर आओगे 999, और सिरोही में आओगे तो 1000। तो ये वाली जो 999 वाली जो वैल्यू है, ये आपकी सिरोही के पास वाले जिले जालोर, जालोर से पाली, पाली से अजमेर या ब्यावर की तरफ, फिर ये टोंक और सवाई माधोपुर। तो इसमें डिस्ट्रिक्ट रहेंगे आपके जालोर, जालोर का नया डिवीजन हेडक्वार्टर बन गया है पाली, पाली के टच में अजमेर या ब्यावर लिख दो, और इस साइड में है टोंक, और टोंक से फिर ये सवाई माधोपुर। 999। फिर इसके बिल्कुल जस्ट ये वाला पार्ट जो है जालोर के जस्ट पास वाला, ये बाड़मेर, बाड़मेर के ऊपर यानी पाली के ऊपर जोधपुर, जोधपुर के टच में नागौर, नागौर के टच में चूरू, और इस साइड में हरियाणा। तो इसमें भी दो डिवीजन हेडक्वार्टर आ रहे हैं, बाड़मेर, और बाड़मेर का डिवीजन हेडक्वार्टर है जोधपुर। फिर उसके आगे नागौर, और कुछ पार्ट चूरू का टच हो गया ये किस साइड में, आगे की तरफ। बाकी चूरू का कुछ पार्ट इधर भी रहेगा, क्योंकि चूरू राजस्थान में हाईएस्ट टेम्परेचर और लो एयर प्रेशर वाले पॉइंट पे होता है, तो उसका कुछ पार्ट इधर भी आता है। तो दोनों में रहेगा 97-98 के आसपास। पूरे चूरू का जो एयर प्रेशर है वो इक्वल नहीं होता है। चूरू के पश्चिम की ओर बढ़ोगे तो आप जोधपुर की ओर आ रहे हो, इसका मीनिंग टेम्परेचर बढ़ रहा है और एयर प्रेशर कम हो रहा है। और चूरू के ईस्ट की ओर जा रहे हो तो टेम्परेचर कम होगा। तो एयर प्रेशर वैल्यू इस कारण इधर 998 और इधर 997। इस पे लगभग आपका इंटरनेशनल बॉर्डर रहेगा बाड़मेर को छोड़कर। तो बाड़मेर को छोड़ दिया जाए तो जैसलमेर, उसके ऊपर बीकानेर, बीकानेर के अलावा अनूपगढ़ लिख दो, चाहे पुराने वाला श्री गंगानगर। अनूपगढ़ लिखने में टाइम लगाएंगे अभी, आप तो ये याद रख लो श्री गंगानगर। इंडिविजुअल जिला नहीं दिया जाएगा, ग्रुप दिए जाएंगे इसमें। तो अगर इंटरनेशनल बॉर्डर है तो इंटरनेशनल बॉर्डर का मीनिंग है कि टेम्परेचर बढ़ रहा है डेजर्ट की ओर, तो एयर प्रेशर वैल्यूज क्या होंगी, कम होंगे। तो जैसलमेर के पास या इंटरनेशनल बाड़मेर को छोड़ना है, इंटरनेशनल बॉर्डर के पास 997, यानी जैसलमेर, बीकानेर, अनूपगढ़ और गंगानगर की ओर 997। जैसे ही जैसलमेर से आप बाड़मेर की ओर गए यानी सिरोही की ओर जा रहे हो आप, तापमान कम होगा वहां और एयर प्रेशर वैल्यूज बढ़ेंगे। तो जैसे ही जैसलमेर से बाड़मेर में गए तो 998, और बाड़मेर के साथ डिवीजन हेडक्वार्टर जोधपुर। फिर बाड़मेर को जैसे ही क्रॉस किया जालोर या सांचौर, और उसका संभाग मुख्यालय पाली। तो बाड़मेर के साथ उसका डिवीजन हेडक्वार्टर जोधपुर, और सांचौर या जालोर के साथ उसका डिवीजन हेडक्वार्टर पाली। और टूरिज्म साइट वाले यानी जहाँ टूरिस्ट अधिक होते हैं सिरोही और उदयपुर, इन दोनों को एक साथ रखना। यानी जो अरावली का मैक्सिमम एरिया या अधिक हाइट वाला पार्ट,
तो सिरोही उदयपुर एक ग्रुप में रहेंगे, पाली और जालोर एक ग्रुप में रहेंगे, बाड़मेर और जोधपुर एक ग्रुप में, और बाकी इंटरनेशनल बॉर्डर एक ग्रुप में। यहाँ कम से कम 2 जिले आपको याद रखने, ये मैप बनाई। और आज तक आरपीएससी ने इसमें जो क्वेश्चन पूछे हैं जुलाई वाली कंडीशन पे ही पूछे हैं, या तो 999 पे या 1000 पे, ये दो। हाँ जी, मैप हो गया कंप्लीट। हाँ हो जाएगा, हो जाएगा। जैसे बॉर्डर की तरफ क्या लिखा हुआ था, जैसलमेर, उसके बाद में ऊपर, और उसके साथ में या अनूपगढ़ साथ में लिख सकते हो, नहीं लिखो कोई बात नहीं, ये ग्रुप में आएंगे एक साथ। जैसलमेर के नीचे बॉर्डर पे कौन से डिवीजन हेडक्वार्टर में, और इन्हें ये साथ रखना है नागौर, नागौर और चूरू वाले पार्ट को। जालोर उसका डिवीजन हेडक्वार्टर है, पाली और इन्हीं के साथ है अजमेर टोंक वाला पार्ट। सिरोही, सिरोही के साथ रहेगा उदयपुर, और इन्हीं के निकट है प्रतापगढ़, और एक फिर झालावाड़ वाला पार्ट। लगभग एक नेचर वाले हैं ये, अधिक बारिश वाले भी हैं। तो इन जिलों के अंदर अच्छी बात क्या है कि ऑप्शन में सब अलग अलग रहते हैं। ऐसा नहीं होगा कि जालोर 2 बार या 3 बार रिपीट होगा। अधिक से अधिक एग्जामिनर कंफ्यूज करने के लिए 2 जगह लिख सकते हैं कि 2 जगह जालोर ऑप्शन हो। तो इसीलिए आपको बचाव के लिए जालोर के साथ एक जिला याद रखना है कि भाई जालोर बाई चांस एक जालोर सिरोही उदयपुर प्रतापगढ़ की ओर चले तो एक जालोर परफेक्ट आंसर की ओर चले कि जालोर पाली अजमेर कि तो जालोर रहेगा पाली वाले ग्रुप के साथ, सिरोही रहेगा उदयपुर ग्रुप के साथ, बाड़मेर रहेगा अपने डिवीजन हेडक्वार्टर जोधपुर के साथ, और जैसलमेर रहेगा इंटरनेशनल बॉर्डर। तो एग्जाम में जितनी भी बार क्वेश्चन दिए हैं तो ऑप्शन इन्होंने इसी तरीके से रखा है, बिल्कुल सेपरेट रखे हैं, दूसरा जिला रिपीट नहीं किया एक साथ। तो इसमें समस्याएं रिपीट वाली समस्याएं कम रहेंगी। फिर भी हो तो कम से कम 2 जिलों का ग्रुप याद रखो कि सिरोही उदयपुर एक साथ, जालोर पाली एक साथ, बाड़मेर उसका डिवीजन हेडक्वार्टर एक साथ, और बचा हुआ इंटरनेशनल बॉर्डर एक साथ रहेगा। तो अब क्वेश्चन दिया गया 1000 मिलीबार। तो 1000 मिलीबार का मीनिंग है कि ये जुलाई के समय वो वायुदाब रेखा है जो मैक्सिमम एयर प्रेशर वाली है, और मैक्सिमम एयर प्रेशर वहां रहेगा जहां टेम्परेचर मिनिमम रहेगा। तो टेम्परेचर मिनिमम इनमें से कहाँ पे है, सिरोही देखते ही समझ में आ जाएगा, बस शर्त है सिरोही कहीं और नहीं लिखा हुआ रहे। तो इसका मीनिंग ऐसे क्वेश्चन होते हैं कि जो नहीं पढ़ के जाता उनको हवा भी नहीं लगनी है इनके अंदर।
भाई वो अकड़ बकड़ बम्बे बो से भले ही ठीक करे इनमें से, यानी लास्ट में आए उसमें से ठीक कर देंगे। बाकी इसमें कोई आइडिया नहीं लगेगा, रटने पड़ेंगे आपको। रटने से ज्यादा ठीक है समझने पड़ेंगे कि जुलाई में टेम्परेचर जनरली कहाँ के अधिक होते हैं, डेजर्ट एरिया के, और पहाड़ी एरिया में टेम्परेचर कम होते हैं। तो पहाड़ी एरिया यहाँ राजस्थान में कौन सा है, सिरोही हिल स्टेशन। तो जुलाई में वहाँ के टेम्परेचर कम है, इसका मीनिंग वहाँ का एयर प्रेशर मैक्सिमम रहेगा, और मैक्सिमम जुलाई में क्या है, 1000। तो एक अगर 1000 आपने लिख दिया तो बाकी सीक्वेंस पता लग जाएगा। कहीं सिरोही से जालोर, जालोर से बाड़मेर, और बाड़मेर से जोधपुर, कंटिन्यूस टेम्परेचर बढ़ते जाएंगे और एयर प्रेशर वैल्यूज कम होती जाएंगी। इससे ये साथ आपका चैप्टर कंप्लीट। और अब आपका सेकंड पार्ट यानी जो अपवाह तंत्र वाला पार्ट वो स्टार्ट करेंगे। हेडिंग डालिए। हाँ जी। हेडिंग में लिखिए अपवाह तंत्र। और जब स्टार्टिंग में आपको चैप्टर या सिलेबस आपको लिखवाया उस टाइम बताया भी था मैंने कि अपना जो नदियां हैं या अपवाह तंत्र है इंडिया में मुख्यतः दो तरीके से डिवाइड होते हैं। एक तो रिवर्स या अपवाह तंत्र को डिवाइड किया जाता है उद्गम के आधार पे, जैसा कि इंडियन ज्योग्राफी में नदियों को कहा जाता है हिमालयी नदियां या भारत के प्रायद्वीप पठार की नदियां। तो इसका मीनिंग आपने उन एरियाज के नाम बताएं जहां से मोस्टली नदियां जनरेट होती हैं। हिमालय वाली नदियां जनरेट होती हैं ग्लेशियर्स के कारण, और प्रायद्वीप पठार की नदियां ओरिजिन या इन जनरेट होती हैं मानसून के कारण। तो भारत में मुख्यतः ड्रेनेज सिस्टम को कितने भागों में, उद्गम स्थान के आधार पर दो भागों में बांटा गया, हिमालय से निकलने वाली नदियां और प्रायद्वीप पठार। राजस्थान में हमने उद्गम को इंपॉर्टेंस नहीं दिया, हमने दिया कि नदियां लास्ट में कहां पहुंचती हैं। तो कहां पहुंचने का मीनिंग है संगम, डिस्चार्ज पॉइंट या कॉन्फ्लुएंस पॉइंट। तो हमने नदियों के संगम को, या संगम को एक नाम और दिया जाता है मोहाना। मोहाना मंडी नहीं, मोहाना मंडी अलग है। तो नदियों का मोहाना होता है लास्ट पॉइंट या डिस्चार्ज पॉइंट ऑफ रिवर्स। तो राजस्थान का जो ड्रेनेज सिस्टम है वो किस पे डिपेंड है, संगम के आधार पे। संगम का मीनिंग है कि अरावली का पार्ट है, उसके एक तरफ की नदियां चलती हैं अपने अरब सागर की ओर, तो उनको अरब सागरीय नदियां, क्योंकि अरब सागर में फाइनली जाके समाप्त होती हैं। राजस्थान के ईस्ट की जो नदियां जाती हैं वो जाती हैं बे ऑफ बंगाल। डायरेक्ट तो नहीं जाती, ये नदियां जाती हैं यमुना के पास। यमुना इनके पानी को लेके गंगा के पास, और गंगा इन सब के पानी को लेके बंगाल की खाड़ी। इसी कारण राजस्थान में बंगाल की खाड़ी की नदियों को हम कहते हैं यमुना ड्रेनेज सिस्टम, यमुना नदी तंत्र, या गंगेटिक ड्रेनेज सिस्टम। क्योंकि ये नदियां पहले यमुना में, यमुना से फिर गंगा में, और गंगा से फाइनली बंगाल की खाड़ी। क्या राजस्थान की कोई भी नदी बंगाल की खाड़ी में डायरेक्ट जाती है, नहीं जाती। यमुना से आगे हमारा सफर नहीं है। यमुना के आगे सफर यमुना करेगी गंगा तक का, और फिर इन सब को लेके गंगा जाएगी बंगाल की खाड़ी तक। तो इस साइड का जो अपवाह तंत्र है बंगाल की खाड़ी का इसलिए है क्योंकि गंगा और यमुना के थ्रू आगे पहुंचेंगे। तो ये बंगाल की खाड़ी की ओर जाने वाली, तो आप संगम का नाम ले रहे हो बंगाल की खाड़ी। और एक वो नदियां जिनमें पानी कम होता है, वह बहते बहते अपने जमीन में समाप्त हो जाती है, उनको कहा जाता है अंतः प्रवाह। अंतः प्रवाह का मीनिंग इनलैंड ड्रेनेज सिस्टम। राजस्थान में मोस्ट ऑफ रिवर इसी प्रकार की हैं, क्योंकि ये रिवर उन जगह अधिक होती हैं जहां डेजर्ट कंडीशन अधिक होती है। और हम तो लास्ट चैप्टर में पढ़ के ही आ रहे हैं कि राजस्थान में मैक्सिमम, सेकेंड लास्ट चैप्टर में यही पढ़ा था अपन ने कि हमारे यहाँ डेजर्ट कंडीशन अधिक है। तो इंडिया में सबसे ज्यादा अंतःप्रवाही नदियां राजस्थान में है, ये स्टेटमेंट सही है। कारण कि क्यों है, बिकॉज डेजर्ट मैक्सिमम एक्सटेंट इन राजस्थान स्टेट, क्योंकि मरुस्थल का सर्वाधिक विस्तार राजस्थान राज्य में, इस कारण अंतःप्रवाह। तो राजस्थान में ड्रेनेज सिस्टम के लिए अपन ने ओरिजिन को बेस्ट नहीं माना है,
हमने बेस माना डिस्चार्ज पॉइंट कॉन्फ्लुएंस पॉइंट को। तो राजस्थान के अपवाह तंत्र को संगम के आधार पर 3 भागों में बांटा जाता है। फर्स्ट लाइन में लिखे संगम के आधार पर, अकॉर्डिंग टू कॉन्फ्लुएंस पॉइंट या अकॉर्डिंग टू कॉन्फ्लुएंस या डिस्चार्ज पॉइंट लिख दीजिए। ड्रेनेज सिस्टम ऑफ राजस्थान डिवाइड्स इनटू 3 पार्ट्स। संगम के आधार पर राजस्थान के अपवाह तंत्र को 3 भागों में बांटा जाता है। इसका मीनिंग इस पॉइंट को बेस माना गया अपने। अकॉर्डिंग टू कॉन्फ्लुएंस ड्रेनेज सिस्टम ऑफ राजस्थान डिवाइड्स इनटू 3 पार्ट्स। अब ये 3 पार्ट कौन कौन से हैं? तो इसमें एक में तो अरेबियन सी रिवर्स, अरब सागरीय नदियां, इसके लास्ट में अपोजिट में बे ऑफ बंगाल रिवर्स, बीच में अपन पढ़ेंगे इनलैंड रिवर। इनलैंड ड्रेनेज, अंतः प्रवाह। एक तरफ बे ऑफ बंगाल रिवर, बंगाल की खाड़ी की नदियां। तो राजस्थान में ये जो तीनों ड्रेनेज सिस्टम है ये मिलकर राजस्थान की 100% नदियों को बनाते हैं। तो इसका मीनिंग अगर हम नंबर ऑफ रिवर्स को देखें, नंबर ऑफ रिवर्स यानी अगर नदियां देखें, ब्रैकेट में लिख देना परसेंटेज। तो नंबर ऑफ रिवर्स को, नदियों को अगर हम परसेंटेज में इंडिकेट करें तो राजस्थान का 60% है इनलैंड। फॉर एग्जाम्पल राजस्थान में अगर 100 नदी है तो 100 में से 60 कौन सी हैं? तो नंबर ऑफ रिवर 60% होते हैं इनलैंड हमारे यहाँ, और 23% होती हैं बे ऑफ बंगाल। तो 60 और 23 83, 4 घंटे बाद 93 भी गलत नहीं है। और लास्ट में ये बचा हुआ 70, तीनों मत रटो, 2 रट लीजिए अच्छे से। ये 60% और लास्ट वाली 23%, 83, और बचा हुआ अरेबियन सी रिवर में कितने आएंगे? 17%। तो ये तो एक जनरल डिवाइडेशन है इस चैप्टर का कि हमें रिवर्स को किस तरीके से कवर करना है। एक तो अरब सागर की नदियों को कवर, एक इनलैंड को, और एक बे ऑफ बंगाल को। अब नदियों की राजस्थान में सामान्यतः विशेषता क्या होती है? तो एक तो नदियों की डिपेंडेंसी होती है ग्लेशियर पे, और एक होती है मानसून पे। आपको क्या लगता है राजस्थान में डिपेंडेंसी किस पे है? मानसून पे, क्योंकि ग्लेशियर रिवर होती है वो हर समय बहती है, क्योंकि उनका सोर्स ग्लेशियर है, वर्षा नहीं है। जैसे हिमालय प्रमुख नदी सिंधु है, गंगा है, ब्रह्मपुत्र है, वो ग्लेशियर सोर्स पे डिपेंड है। तो राजस्थान के एक तो ड्रेनेज सिस्टम की विशेषता हो गई डिपेंड ऑन मानसून, कि राजस्थान का अपवाह तंत्र किस पे डिपेंड है? मानसून पे। दूसरी विशेषता कि राजस्थान के अपवाह तंत्र में सर्वाधिक इनलैंड रिवर है। सही बात है, सर्वाधिक इनलैंड रिवर है क्योंकि यहाँ मरुस्थल का विस्तार अधिक है। तो इनलैंड रिवर्स आर मोस्टली फाउंड इन राजस्थान बिकॉज डेजर्ट मैक्सिमम एक्सटेंड इन राजस्थान। कि राजस्थान के अपवाह तंत्र में अंतःप्रवाही नदियां अधिक हैं क्योंकि यहाँ मरुस्थल का विस्तार अधिक है। तो दूसरा स्टेटमेंट नदियों के बारे में ये कि ये क्यों हमारे यहाँ अधिक है। फिर तीसरा पॉइंट अरावली में लिखवाया हुआ है आपको कि अरावली को राजस्थान में जल विभाजक रेखा कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये अरब सागर और बंगाल की खाड़ी की नदियों को अलग करती है। इनलैंड अरावली के दोनों तरफ होती है, तो अरावली इनलैंड को डिवाइड नहीं करेगी। तो राजस्थान में जल विभाजक या अपवाह तंत्र की विभाजक रेखा किसको बोला गया? अरावली को। और एक पठार के तौर पे बोला जाए तो बोराट को। यह जल विभाजक का काम करते हैं बिकॉज अरावली डिवाइड्स ड्रेनेज सिस्टम इनटू 2 पार्ट्स, एक तो अरेबियन सी और एक बे ऑफ बंगाल।
फिर नदियों को हम कहते हैं सरफेस वाटर, क्योंकि नदियों का पानी सतही जल होता है। तो सतही जल कह दो चाहे नदी जल, रिवर वाटर। तो इंडिया में अगर सतही जल 100% अगर मानते हो आप, तो उसमें से राजस्थान की नदियों का योगदान है 1%, 1.16%। क्षेत्रफल में कमी नहीं है हमारे, हम इंडिया का 10% से भी ज्यादा लेके बैठे हैं। पानी हमारे पास भारत का केवल 1%। सरफेस वाटर की बात, जबकि जमीन के अंदर की बात करें तो ये ग्राउंड वाटर होता है, जमीनी पानी, भूमिगत जल। इसकी भी बात नहीं हो रही, अपने नदियों की बात कर रहे हैं। नदियों का पानी सतह पे ही होता है। ग्राउंड वाटर में अगर भारत के कुल भूमिगत जल में बात की जाए तो राजस्थान में 1.72, ये पहले 1.69 लिखते थे अपन। पिछले 8-10 सालों में राजस्थान में वर्षा की मात्रा बढ़ी है, और राजस्थान के एक बड़े एरिया में सिंचाई हो रही है, जो कि दूसरे राज्यों से पानी लाके करते हैं। तो सिंचाई के कारण भी अपनी जमीन के अंदर पानी बढ़ रहा है पश्चिमी राजस्थान की ओर। तो इस कारण ग्राउंड वाटर में थोड़ा सुधार हुआ है, लेकिन सीमित क्षेत्रों में जहां पानी नहीं था वहां बढ़ा है, और जिन क्षेत्रों में था पहले से वहां हमने कम छोड़ा है। इसका मीनिंग वहां पानी कंटिन्यूस क्या हो रहा है, ओवर एक्सप्लॉइटेड हो रहा है, अति दोहित हो रहा है। हम दोहन अत्यधिक कर रहे हैं उस एरिया में। तो राजस्थान में सतही जल या नदी जल में योगदान, नदी जल का योगदान कितना है, 1.16, अप्रोक्सीमेट 1%। और जमीनी पानी है राजस्थान के पास लगभग 2%, 1.72 यानी अप्रोक्सीमेट 2%। तो एक ये वाला परसेंटेज याद रखना होता है, क्योंकि अभी सरफेस वाटर या रिवर वाटर की बात है। तो एक विशेषता ये कि द कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ राजस्थान स्टेट अकॉर्डिंग टू सरफेस वाटर 1.6% इन टोटल सरफेस वाटर ऑफ कंट्री। और एक लास्ट में कि राजस्थान के जो तीनों अपवाह तंत्र हैं, इसमें मेन रिवर कितनी है। तो ये हमारे ड्रेनेज सिस्टम के अंदर अपवाह तंत्र में बांटा गया है कि जो तीनों ड्रेनेज सिस्टम है उसमें राजस्थान में मुख्य नदियां कितनी मानी गई हैं, 15। और इन मुख्य नदियों से कनेक्ट होने वाली इनकी सहायक नदियां हैं, उनकी काउंटिंग 58। तो इसको कहा जाता है मेन बेसिन, इसको कहा जाता है सब बेसिन। मेन रिवर के साथ कनेक्ट होने वाली सब बेसिन यानी उसकी ट्रिब्यूटरीज मानी जाती। तो राजस्थान में मुख्य नदियां कितनी हैं, तो एक लास्ट में एक काउंटिंग बतानी होती है कि टोटल मेन बेसिन 15 एंड सब बेसिन 58। तो ये 4-5 विशेषताएं हैं जो अपने ड्रेनेज सिस्टम की, जिनको लिखवाएंगे आपको कल।